हाँ जी। आईसीटी वाला जो अपना यूनिट है, उसमें हम जो पहला पहला बिंदु दिया हुआ था सिलेबस में, कॉन्सेप्ट ऑफ आईसीटी, वो पहले पढ़ लिए थे। इसके बाद में दूसरे बिंदु पे लिखा हुआ है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। तो हमने बात कही थी कि हार्डवेयर सॉफ्टवेयर एक तो कंप्यूटर की टर्मिनोलॉजी में चलता है, जिसके बारे में हम पिछली क्लास में बात पढ़ लिए थे। एक हार्डवेयर सॉफ्टवेयर बेसिकली हमारे एजुकेशनल टेक्नोलॉजी जो है, उसके अप्रोचेज के दो तरह के नाम होते हैं, उसके अंतर्गत बात की जाती है। हम वहां से आज बात करेंगे। तो जैसा कि हमारे यहाँ ऊपर हेडिंग देख रहे हैं, अप्रोचेज ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, ने एक कॉन्सेप्ट है ईटी कॉन्सेप्ट। आपके सिलेबस में स्पष्ट तौर पे कहीं पर भी ईटी टर्म लिखा हुआ नहीं है, यानी एजुकेशनल टेक्नोलॉजी नाम साफ साफ लिखा हुआ नहीं है। लेकिन जो हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर अप्रोच और सिस्टम अप्रोच, ये तीन नाम हैं। जैसा आप यहां देख रहे हैं, हार्डवेयर अप्रोच, सॉफ्टवेयर अप्रोच, सिस्टम अप्रोच, ये तीनों जो कलेक्टिवली नाम मिलाकर क्या कहलाते हैं? ये हैं थ्री डिस्टिंक्ट अप्रोचेज ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। तो ये नाम हमारे सिलेबस में ऐसे लिखा हुआ नहीं है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, परंतु ये तीन जो बिंदु लिखे हैं, ये तीनों इसी के ही सेगमेंट होते हैं। अतः स्वतः हमारे ये नाम नहीं लिखने के बावजूद भी आ गया। तो हम सबसे पहले एजुकेशनल टेक्नोलॉजी जो टर्म है, इसका अर्थ ले लेते हैं कि किसे कहते हैं एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ईटी? फिर ध्यान रखना, ईटी आईसीटी दो अलग अलग नाम हैं। हमने पिछली क्लास में तो क्या पढ़ा था? आईसीटी पढ़ा, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जिसका मतलब था कि कंप्यूटर नेटवर्क्स, जो ब्रॉडकास्टिंग हमारे मीडिया हैं, टेलीविजन, रेडियो वगैरह वगैरह। इसके अलावा जो आपका इंटरनेट नेटवर्क्स वगैरह हैं, टेलीफोनिक नेटवर्क्स हैं, इन सभी को हम एक सिंगल केबल लिंक सिस्टम में कन्वर्ज करके यूनिफाइड सिस्टम जो बनाए होते हैं, उसको हम आईसीटी कहे थे। दूसरा अभी जो बात कर रहे हैं उसका नाम है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, ईटी नाम जिस चीज का नाम है। तो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का क्या मतलब होता है? जैसा कि आप देखें, दो शब्द हैं, एक नाम है एजुकेशन, दूसरा वर्ड है ये टेक्नोलॉजी। तो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी नाम का अर्थ बड़ा आसान सा है। जैसे हम सबसे पहले प्रारंभ में बिंदु पढ़ना चालू करते हैं, तो पीछे हमारे पास सबसे पहले ये नाम एक आया था एजुकेशनल साइकोलॉजी। तो अब वो बात बताओ, किसे कहते हैं? एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या होती है? व्हाट इज एजुकेशनल साइकोलॉजी? वहां हम कहते हैं साइकोलॉजी के जो प्रिंसिपल्स थे उनको एजुकेशन में अप्लाई करना। ऐसे ही अब यहां कह देंगे व्हाट इज एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, तो जो टेक्नोलॉजी की जो बातें हैं, नियम कायदे जो भी हैं, उनको अप्लाई करना एजुकेशन में। इतनी सी बात है। तो ये पहली पंक्ति में तो इसका दे रखा है मीनिंग कि क्या होता है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का अर्थ। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी को डिफाइन किया जा सकता है एज द एप्लीकेशन, ये एप्लीकेशन है, अनुप्रयोग है, अप्लाई करना है। तो किसका एप्लीकेशन करना है? टेक्नोलॉजी वाली बातों का। तो एप्लीकेशन ऑफ द लॉज, जो भी नियम कायदे हैं, एज वेल एज जो रिसेंट डिस्कवरी, जो अभी आधुनिक नवीन खोज इन्वेंशन जो भी हुई हैं। तो लॉज एंड रिसेंट डिस्कवरीज ऑफ, अब इसके साथ हमने साइंस नाम और जोड़ लिया, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस और टेक्नोलॉजी के जो भी लॉज, जो भी डिस्कवरीज हैं, उनको एप्लीकेशन में लेके आना है, अप्लाई करना है। कहां लगाना एप्लीकेशन है? टू द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन बोल दो या टीचिंग लर्निंग प्रोसेस बोल दो। एजुकेशन में ही क्या शामिल है? टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। तो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में अथवा एजुकेशन में लॉज एंड रिसेंट इन्वेंशन या डिस्कवरीज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन ही एजुकेशनल टेक्नोलॉजी है। ये तो हुई इसके सिंपल से इंट्रोडक्टरी जानकारी। फिर आते हैं, ये जो ईटी है, इसके तीन अप्रोच हैं। इनके तीन अप्रोच बताने के लिए इसका व्यक्ति का नाम है, वो है लोम्सडेन। ये बहुत बड़ा नाम है इस सेगमेंट में।
इस ईटी के 3 क्लासिफिकेशन करने में ये छोटा मोटा आदमी नहीं है, ये इसका डॉन यही है। जैसे पीछे आप पढ़े हैं टीचिंग मॉडल्स, तो टीचिंग मॉडल में हमारे लिए सबसे मुख्य नाम कौन होता है, जिसने वर्गीकरण करके बताया है कि टीचिंग मॉडल्स को 4 फैमिली में बांटा जा सकता है। जॉयसी एंड व्हील का बड़ा नाम होता है। या जैसे हमारे जो कम्युनिकेशन के चैप्टर में हमने सबसे मुख्य परिभाषा किसकी पढ़ी थी, एडगर डेल की पढ़ी, जिसने कॉन ऑफ एक्सपीरियंस दिया हुआ है बाद में टीएलएम के चैप्टर में। या जैसे आप एडोलसेंस पढ़ते हैं तो वहां सबसे प्रमुखता से चर्चा स्टैनली हॉल की होती है, बाकी कई ने काम किए होंगे, पर स्टैनली हॉल बड़ा चर्चा में रहता है। तो ऐसे ही एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का हम जब ये क्लासिफिकेशन करते हैं, इस क्लासिफिकेशन में सबसे बड़ा नाम किसका रहता है, लम्सडेन। इसका उच्चारण क्या है, लोम्सडेन। इसमें ये बी रहेगा साइलेंट। जैसे हिंदी में लिखूं तो इसको ऐसे पढ़ा जाएगा, लोम्सडेन। तो लोम्सडेन ने 1964 में 3 डिस्टिंक्ट अप्रोचेज बताई एजुकेशनल टेक्नोलॉजी की। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के 3 डेवलपमेंट भी हैं, 3 तरह से डेवलप हुए हैं ये, और इसी ऑर्डर में हुए हैं। उनको शॉर्ट में ET1, ET2, ET3 कहा जाता है। ये तो फिर भी पूरा लिखा हुआ है, ऐसे ऐसे शॉर्ट में इतना ही बोलते हैं, ET1, ET2 और ET3। तो फुल नाम हो गया एजुकेशनल टेक्नोलॉजी द फर्स्ट, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी द सेकंड एंड एजुकेशनल टेक्नोलॉजी द थर्ड। इसका अभिप्राय यह है कि जो ET1 है उसको हार्डवेयर अप्रोच कहते हैं, ET2 जो है उसे सॉफ्टवेयर अप्रोच कहते हैं, और ET3 जो है उसे सिस्टम अप्रोच कहते हैं। और यही आप पाएंगे आपके सिलेबस का सीक्वेंस है। आईसीटी के बिंदु के बाद में सिलेबस में नीचे यही लिखा हुआ है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर अप्रोच वाली कहानी, और उसके नीचे लिखा मिलेगा सिस्टम अप्रोच। तो ये क्रम से ET1, ET2, ET3 की मैटर हुआ। अब हम सबसे पहले इनमें से ET1, ET2 को पढ़ेंगे, जो कि कंपैरेटिवली पढ़े जाते हैं। तो और ये इसको हम अलग से चर्चा में लेके आएंगे, सिस्टम अप्रोच। तो आपके नोट्स में भी ऐसे ही लिखा मिलेगा, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर अप्रोच एक कंपैरेटिव ऑर्डर में दिए मिलेंगे, और बाद में सिस्टम अप्रोच है वो नीचे अलग से लिखा मिलेगा इंडिपेंडेंटली। तो हार्डवेयर हमारी जो अप्रोच है एजुकेशन टेक्नोलॉजी की, और सॉफ्टवेयर अप्रोच जो है, इनमें क्या मतलब होता है। तो हार्डवेयर टेक्नोलॉजी ET1 और सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी ET2। सबसे पहले हार्डवेयर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी को हम आगे करना चालू करें, इसके पहले आप बताइए, आपने हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के नाम कंप्यूटर के इतर हमने पहले और किस जगह पढ़े हैं। कंप्यूटर वाली बात की बात नहीं कर रहा हूं मैं, हमने कंप्यूटर के अलावा भी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर नाम पढ़े हैं, पिछले यूनिट में पढ़े थे। यस, TLM में टीचिंग लर्निंग मटेरियल का जो आप क्लासिफिकेशन किए थे, उसमें एक तो था ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन, जिसमें तो वो ऑडियो और ओनली ऑडियो, ओनली विजुअल, ऑडियो विजुअल, और एक हमने एक्टिविटी बेस्ड देखे होते हैं। एक दूसरा हमारा जो होता है ये टेक्नोलॉजिकल बेस्ड क्या कहते हैं क्लासिफिकेशन। इस टेक्नोलॉजी बेस्ड क्लासिफिकेशन में अगर आप नोट्स के पन्ने पलट के देखोगे पीछे, तो वहां नाम मिलेंगे हार्डवेयर टीचिंग लर्निंग मटेरियल और सॉफ्टवेयर टीचिंग लर्निंग मटेरियल। याद आ रहा? उस समय हमने हार्डवेयर सॉफ्टवेयर टीचिंग लर्निंग मटेरियल को किस दृष्टिकोण से समझा था। जो मशीन लाइक गैजेट्स, डिवाइसेस, अप्लायंस, इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वो तो हार्डवेयर में है, और जो मशीन लाइक नहीं है वो सॉफ्टवेयर में है। उसका इस बात से कोई संबंध नहीं था कि कॉन्क्रीट होगा और एब्स्ट्रैक्ट होगा। कंप्यूटर वाले में तो
हार्डवेयर ओनली कंक्रीट वाली चीजें थी, और सॉफ्टवेयर उसमें जितने भी हैं प्रोग्राम वाले सारे के सारे सॉफ्टवेयर थे। तो कंप्यूटर का हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का दिमाग अलग तरह से सोचने का है। और टीएलएम के टॉपिक में हार्डवेयर सॉफ्टवेयर में ये कहते हैं जो मशीन लाइक चीजें हैं, जैसे आपका टेलीफोन मान लो, रेडियो मान लो, टेलीविजन मान लो, कंप्यूटर सिस्टम मान लीजिए, प्रोजेक्टर वगैरह हैं, ये सारे के सारे हार्डवेयर के टीचिंग लर्निंग मटेरियल में आते हैं। वो सारे कन्फर्म है कि ऑलवेज कॉन्क्रीट ही होंगे। कोई भी हार्डवेयर टीचिंग लर्निंग मटेरियल सॉफ्ट क्या कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नहीं होगा। परंतु जो सॉफ्टवेयर टीचिंग लर्निंग मटेरियल हैं, जैसे मैं कहा ये पेन, या आपका जो सामान्य बोर्ड होता है, ब्लैक बोर्ड, व्हाइट बोर्ड वगैरह, या चार्ट हैं, ग्राफ्स हैं, पिक्चर्स हैं, इमेजेस हैं, स्लाइड्स वगैरह हैं, ये सारी चीजें क्या हैं, सॉफ्टवेयर टीचिंग लर्निंग मटेरियल ही है, भले ये कॉन्क्रीट शेप में हो। और चाहे वो कंप्यूटर वाले सॉफ्टवेयर क्यों ना हो, वो भी सॉफ्टवेयर में ही है, क्योंकि वो मशीन लाइक कोई डिवाइस, गैजेट, उपकरण नहीं है। उसको रन करने के लिए कोई आपको साइंटिफिक नॉलेज की या उसको ट्रेनिंग लेने की आवश्यकता नहीं होती है। ओके, पुरानी बात दोहराया हूं ये। अब हम इस पे आते हैं। अब हम वही हार्डवेयर सॉफ्टवेयर हेडिंग है, पर वो ईटी के बिंदु के दृष्टिकोण से पढ़े जा रहे हैं। तो यह हार्डवेयर एजुकेशनल टेक्नोलॉजी और सॉफ्टवेयर एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। अब दृष्टिकोण कुछ और है। अब क्या दृष्टिकोण है? अब हार्डवेयर जो हमारी टेक्नोलॉजी है वो टेक्नोलॉजी होगी एजुकेशन में आई हुई, जिसकी उत्पत्ति फिजिक्स या इंजीनियरिंग से निकली है। यानी यहां तो वही सारे नाम हैं जो हार्डवेयर टीचिंग लर्निंग में पढ़े थे, टीचिंग लर्निंग मतलब में पढ़े थे। जो हार्डवेयर टीएलएम है वही ये सारा मैटर है। जो हार्डवेयर टीएलएम की बातें थी, जैसे रेडियो है, टेलीविजन है, कंप्यूटर है, अभी ये प्रोजेक्टर में नाम बोला कुछ समय पहले, ये सभी की सभी उत्पत्ति किसने करी है? फिजिक्स और इंजीनियरिंग के जगत से हुई है। ये बेसिकली इंजीनियरिंग और फिजिक्स की बनाई हुई चीजें हैं। अब उन चीजों को आप किस में घुसा लो? एजुकेशन के फील्ड में एंटर करवा लो। तो अगर हम जैसे रेडियो एक इंजीनियरिंग की देन है, टेलीविजन, कंप्यूटर है, ये इंजीनियरिंग की देन है, प्रोजेक्टर इंजीनियरिंग ने दिया हमारे को बना के। उस जो बीटेक किए हैं, बी किए हैं, उन लोगों ने ऐसी चीजें अप्लायंस बनाए। अब वो हमने किस में काम में लेना चालू कर दिए? अगर एजुकेशन में लेना चालू कर दिए तो वो क्या बन गया? हार्डवेयर एजुकेशन टेक्नोलॉजी वाली अप्रोच बन गई, जिसको हमने ET 1 बोला। 1 क्यों बोला? अगला प्रश्न ये सब, इसको 1 क्यों बोला, इसको 2 क्यों बोला? इसको 1 इसको 2 कर लेते हैं। तो इसके पीछे इतना सी कहानी है, ये इस क्रम में विकसित हुई। यानी सबसे पहले हमारे पास ये मशीनी उपकरणों की एप्लीकेशन नहीं आई। टेक्नोलॉजी के नाम पे सबसे पहले ये टेलीविजन, रेडियो, कंप्यूटर टाइप की चीजों का, भले कंप्यूटर का विकास बाद में हुआगा, पर इस तरह की मशीनों में सबसे पहले टीवी ले लो, रेडियो मान लो, ऐसे माइक वगैरह मान लो, जो भी ऐसी मशीनरी लाइक उपकरण प्रथम विकास यात्रा में ये मामले हैं। ये जो नाम है 1 2 3, ये नाम है हिस्टोरिकली टाइमलाइन के हिसाब से 1920 के जमाने में सबसे पहले, मैंने कल परसों वर्ड बोला था, पूरा खेल 100 साल का है। आज 2020-22 में है, 1920-22 के आसपास की बातें, 100 साल के पीस की, 100 साल के मध्य की विकास यात्रा है, और कुछ नहीं है। तो सबसे पहले 1920-30 के जमाने में हमने ऐसे इंजीनियरिंग से जो चीजें बन के आई थी, उनको हमने सबसे एजुकेशन में अप्लाई करना चालू किया। ये 1920 के आसपास का खेल है, ये 1950 के आसपास का खेल है, ये 1960 के आसपास का खेल है। इतना ही मामला, वो साल फिक्स नहीं है। ये ऐसे दशक मान लो 1920s, 50s, 60s, ऐसे बनेगा भी 1920, 22, 25, जो भी दशकों के आसपास, ये 50 के दशकों के आसपास, ये 60 के दशकों के आसपास, ये 50 वर्ष। और आप पहले भी इसको समझ सकते हो, 1945-50 के बीच में से ले सकते हो ऐसे इसको। फिर सेकंड वर्ल्ड वॉर के आसपास की बातें हैं। हमारे 45 के आसपास क्यों गया, उसके पीछे खास रीजन भी है। आपको याद है स्किनर
ऑपरेंट कंडीशनिंग थियरी वाले आदमी। तो स्किनर का जो कारोबार कार्य है वो 1938 से चालू होता है लगभग लगभग, और 1945-50 से चलता है। तो आप 1940-50 जो ऐसे मान लो, 45 इसलिए लेके आए कि स्किनर ने लर्निंग में जो ऑपरेंट कंडीशन थियरी दिया था उसकी आधार पे उन्होंने बनाया था पीआई। पीआई मतलब तो ये सब कुछ खत्म होने जा रहा है, अब आपको अभी पीआई में चुप हो आप। प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन, उससे फिर टीचिंग मशीनें बनती हैं, उससे कंप्यूटर वाला हमारे आगे टॉपिक सीआई वाला आएगा सब कुछ। तो जो पीआई है प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन है, जिसे हिंदी में अभिक्रमित अनुदेशन कहते हैं। ये 1945 के आसपास ये लेके आए थे कौन? स्किनर। अतः हम 45 की तारीख पकड़ लिए। अब इसी पे जवाब है कि जो हमारी सॉफ्टवेयर अप्रोच है इसकी रूट्स साइकोलॉजी में है। और साइकोलॉजी में कौन सी में? बिहेवियरल साइकोलॉजी में, क्योंकि स्किनर की बात कर रहा हूं, और स्किनर व्यवहारवाद वाली साइकोलॉजी में आता है। तो जो बिहेवियरल साइकोलॉजी है, व्यवहार वाली जो साइकोलॉजी पे बल देने वाली विचार स्किनर वाली है, उस स्किनर की जो साइकोलॉजिकल थियरी है, जैसे कि ऑपरेंट कंडीशन लर्निंग थियरी, उस साइकोलॉजिकल लर्निंग थियरी पे बेस्ड जैसे प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन की अवधारणाएं आई, पीआई के विचार आए, वो जब हमने चालू किए अप्लाई करना एजुकेशन में, तो वह विचार क्या कहलाता है? ET2 कहलाया, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी कहलाया, क्योंकि उसमें कोई मशीनरी ऐसी चीजें नहीं थी। तो यहां हार्डवेयर सॉफ्टवेयर वाली बात आप उसी वे में समझिएगा, लेकिन जरा सा फर्क क्या है कि हम अब इस सॉफ्टवेयर के नाम पे सामग्रियों की बातें नहीं करने वाले। टीचिंग लर्निंग मतलब TLM के टॉपिक पे तो हम कहते हैं ये चार्ट है, ग्राफ है, टेक्स्ट बुक वगैरह है, स्लाइड वगैरह हैं, ऐसी जो चीजें हैं, ये चीजें जो वस्तुएं हैं, ये मटेरियल को हम क्या बोले होते हैं? सॉफ्टवेयर। अभी सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी के बिंदु में हम कहेंगे कि सॉफ्टवेयर जो टेक्नोलॉजी है इसका ओरिजिन कहां से हुआ है? बिहेवियरल साइंसेज, जिसमें कि विशेष तौर पे हम किसकी बातें करने वाले हैं? जो साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग वाली बातें हैं। और इसमें भी सबसे मुख्य आदमी हमारे पास कौन है? स्किनर की ही सबसे मेन कहानी है। तो सबसे पहली बिंदु में ही बात लिखी मिलेगी आपको कि हार्डवेयर टेक्नोलॉजी ET1 जो है, हार्डवेयर टेक्नोलॉजी हैज इट्स ओरिजिन। इसका ओरिजिन तो कहां से है? जो फिजिकल साइंस है, यानी फिजिक्स समझ लो सरल भाषा में, जो फिजिक्स है, और इस फिजिक्स की एप्लीकेशन किस में की जाती है? इंजीनियरिंग में की जाती है। तो फिजिक्स और इंजीनियरिंग जो है वहां से तो हार्डवेयर टेक्नोलॉजी ET1 का ओरिजिन माना जाता है। रूट्स कह लो, इसकी रूट या इसकी जो ओरिजिन है वो फिजिक्स और इंजीनियरिंग में है, जबकि सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी जो है इसकी रूट्स जो हैं वो साइकोलॉजी में है। और साइकोलॉजी के अभी हर जगह से नहीं है, यानी साइकोलॉजी में तो हम बुद्धि भी पढ़ते हैं, इंटेलिजेंस भी पढ़ते हैं, पर्सनैलिटी पढ़ते हैं, एडजस्टमेंट भी पढ़ते हैं, और बहुत सारे के चैप्टर पढ़ते हैं। वो सारे हमारे इसमें नहीं है। उसमें भी साइकोलॉजी में कौन सा? साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग का जो चैप्टर है उसमें इसका मामला है। तो ये जो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी है इसके रूट्स कहां हैं? साइकोलॉजी कौन सी वाली साइकोलॉजी? साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग। और उसका हमारे सबसे मुख्य व्यक्ति कौन है? जो स्किनर है, उसकी चर्चा यहां हो रही है। हमने बहुत सारे व्यक्ति पढ़े, हमने तो पढ़ने को तो थॉर्नडाइक पढ़ा है, पैवलोव पढ़ा है, और कई व्यक्ति पढ़े हैं, परंतु इस सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी को हम जो चर्चा में ले रहे हैं उसमें स्किनर सबसे बड़ा हमारे योगदान करने वाला व्यक्ति है। तो जो कंट्रीब्यूशन स्किनर की साइकोलॉजी से एजुकेशन में आया है, साइकोलॉजी लर्निंग से जो जो चीजें हमने किस में अप्लाई करी? एजुकेशन में अप्लाई करी, वही हमारी सॉफ्टवेयर एजुकेशनल टेक्नोलॉजी कहलाती है, ET2 कहलाती है। ठीक है, अब ये कैसे क्या एप्लीकेशन होती है? तो अगली बात ये लिखी हुई है कि हार्डवेयर टेक्नोलॉजी जो है, जो फिजिक्स से और एजरिक से अपने रूट्स पाती है,
यहां से हमने मशीनरी, गैजेट्स, इक्विपमेंट्स, अप्लायंसेस लिए हैं। तो लिखा है इट इज मोर कंसर्न्ड विद द प्रोडक्शन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ ऑडियो विजुअल एड मटीरियल। यहां मैटर वही मैटर है जो टीएलएम में पढ़ते हो, जो हार्डवेयर टीएलएम है वही सब ज्ञान आएगा। जैसे कि इस इंजीनियरिंग से हमने ऑडियो विजुअल एड ले लिए, अकेले ऑडियो वाले मान लो, अकेले विजुअल वाले, अकेले एयू वाले मिला के ले लो। रेडियो हो गया, टेलीविजन हो गया, इस तरह की जो चीजें हैं, प्रोजेक्टर है, रैपिड डायस्कोप, हमने बहुत तरह नाम पढ़े थे, वो सारी तरह की मटीरियल एंड सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स, और कुछ आपने थोड़े नए बना लिए होंगे इंस्ट्रूमेंट जस्ट लाइक प्रोजेक्टर वगैरह वगैरह। या मास मीडिया मानी होता है टेलीविजन और रेडियो को मास मीडिया ही कहते हैं, जो बड़ी पब्लिक तक एक बात को हजार तक पहुंचा सकते हो। मास मीडिया से माइक है, ये मास मीडिया नहीं है, लेकिन आप रेडियो पे बोल दो तो उसका प्रसार तमाम दुनिया में हो सकता है। टीवी पे कह दिया तमाम दुनिया में जा सकता है, तो उसे कहते हैं मास मीडिया। अब ध्यान रखना, फेसबुक और आपका इंस्टाग्राम वगैरह या ऐसे जो भी है, ये मास मीडिया नहीं है। उनको सोशल मीडिया कहते हो ना कि मास मीडिया कहते हो? क्यों नहीं कहते हो? क्यों, ऐसा क्यों है? वहां पर आप हर किसी तक नहीं, जो आपके उसमें फ्रेंड रिक्वेस्ट में जुड़ा हुआ होगा वही आदमी देख सकेगा। जिससे आपकी कनेक्टिविटी हुई है उसी व्यक्ति तक आपके द्वारा डाली गई जानकारी, पोस्ट पढ़ी जा सकती है, ओपन टू ऑल नहीं है। पर टीवी पे अगर आपने प्रसारण कर दिया है तो ओपन टू ऑल है, जो भी उस चैनल के ऊपर पहुंचेगा उसको दिखेगा। जो रेडियो पे चीजें चली गई हैं, रेडियो का जिसकी भी इंस्ट्रूमेंट रेडियो वगैरह है, वो उस चैनल के ऊपर उस फ्रीक्वेंसी पे जब भी आएगा उसको बात सुनेगी। रेडियो में आप फ्रीक्वेंसी होती है, आप जो इस फ्रीक्वेंसी पे जाओगे तो वहां वो प्रसारित किया हुआ है सुनने को मिलेगा। उसमें लिमिट नहीं है कि तुम नहीं सुनोगे, वो सुनोगे। उसमें आप बंदों को ऐसे बांध नहीं सकते हो। पर सोशल मीडिया पे आप जिसको दिखाना चाहो, तुम्हारी मर्जी, नहीं दिखाओ तुम्हारी मर्जी पे, तो वहां पे वी कैन चूज। परंतु मास मीडिया में यू कांट चूज कि तुम्हारा ऑडियंस कौन होगा, वो तमाम दुनिया हो सकती है। उसे कहते हैं मास। मास माने जनता, पब्लिक। तो जो मास मीडिया के हमारे इंस्ट्रूमेंट्स जैसे मैं टीवी, रेडियो इसी में आते हैं। हालांकि न्यूज़पेपर भी इसी में आता है, लेकिन झालर बा कोई इंजीनियरिंग लेके आएगी देवी तो मारो टॉपिक चाल रहे के दही बड़ा को नहीं खाना। हम तो बस दही बड़ा देना हो जाए कड़ी। यूट्यूब मास मीडिया नहीं है। यूट्यूब कोई मास मीडिया नहीं है। वो तो यूट्यूब की मर्जी है कि तुम्हें कब तक फ्री दिखाए। वो तो प्रमोशन का मामला है। इट्स ओनली उस मर्जी की कहानी है। कल को कह साहब पेमेंट करो तब चलेगा, उसके बाद में पेमेंट करना पड़ेगा अगर आपको उस पर सर्विस लेनी है तो। अभी भी आ रहा है, अगर आप चला रहे यूट्यूब पे अभी देख भी रहे होंगे, वो हर जगह विज्ञापन चालू कर रखे उन्होंने आजकल। इतना सा वीडियो भी है, 2 मिनट का भी है, उसमें ऐड आएगा। वो बार बार पहले इतने ऐड नहीं आते थे, आजकल हर छोटे में ऐड आते हैं, हर छोटे में ऐड आते हैं। क्यों आते हैं? और फिर वो आता है बगल में ऑप्शन, एड फ्री यूट्यूब चाहिए तो सब्सक्राइब करिए। फिर बात समझिए, टीवी चैनल जो है वो आपके पास सब्सक्रिप्शन के लिए दे दिए गए, लेकिन बेसिकली वो तो प्राइवेट जो सेगमेंट आया है वो क्या है, पैसा ले रहा है। परंतु बेसिकली जो टेलीविजन है उसकी जो ओरिजिन है वो किस रूप से हुई है, वो पब्लिक के लिए, जनता के लिए इंफॉर्मेशन देने के लिए रही है। अब बाद में उसके ऊपर जब उसको जो कारोबार में कन्वर्ट होता है, जब वो बिजनेस बनता है, तो बाद में दे नीड मनी, उनको अपना सिस्टम रन करने के लिए पैसा चाहिए। तो दैट इज बेसिकली सोर्स ऑफ इनकम, वो वे करने का तरीका है। लेकिन यूट्यूब जो है वो कोई पब्लिक अवेयरनेस के लिए या इन्फॉर्मेशन बढ़ाने के लिए बनाया ही नहीं गया है। उसका मूल उद्देश्य वो नहीं है, वो बेसिकली एक लॉन्ग विजन का कारोबार ही है। दैट इज लॉन्ग विजन कारोबार। और धीरे धीरे, जैसे आपने सब सुना भी होगा, 4-5 साल 2 साल पहले, कोरोना जिस पहले, व्हाट्सएप ने एक बार सोचा भी था, व्हाट्सएप ने सोचा भी था कि हम फ्री सर्विस अब देना बंद करेंगे। अब आप पे करें, सब्सक्रिप्शन लें, उसके बाद में आप क्या कर पाएंगे, यू कैन यूज व्हाट्सएप। फिर उसका काफी विरोध वगैरह रहा, पब्लिक थोड़ा सा
विरोध करने लगी। फिर कुछ नए जो ऐसे जो फ्री वाले क्या कह सकते हैं, जो आपके ये एप्स वगैरह थे वो प्रमोट होने लगे, तो इन्होंने अपनी जो पॉलिसी को बैक कर लिया वापस। तो ये मैस मीडिया की कैटेगरी में नहीं पाए जाते हैं। फिर दूसरी बात ध्यान रखें, मैस मीडिया जो होता है, तीन चीजें समझो। मास मीडिया में तीन चीजें आती हैं केवल, टीवी, रेडियो और न्यूज़पेपर। अब तीनों को इनकी नेचर समझो, तीनों की नेचर कैसी है, वो नेचर यूट्यूब पे नहीं मिलेगी। यहां तीनों में क्या होता है, कंटेंट डिजाइनर ऑडियंस नहीं होता है। जबकि यूट्यूब पे आप ऑडियंस होते हुए भी यू कैन क्रिएट योर कंटेंट, वहां कंटेंट डिजाइनर आप खुद बन सकते हो। वहां पे आपके पास एक फ्रीडम रहती है, जो फ्रीडम किसमें नहीं है, मास मीडिया में नहीं है। मास मीडिया में चीजें वन वे होंगी, तुम्हारे पास आएगी, आप अपना फीडबैक दे सकते हो और माध्यम से। टीवी के ऊपर आप जाके अपनी शिकायत, आप ये मुझे प्रोग्राम पसंद नहीं आया, इसमें ये था, अखबार को चिट्ठी लिख सकते हो। लेकिन इमीडिएट वहां पे आप कुछ क्रिएट करके डालें, तो आप क्या डालना चाहते हैं, क्या होगा, उसके लिए वहां सेंसर्स हैं। आपके मन में आएगी साहब मेरी ये वाली बात अखबार में छप जाए, आपने मान लो कविता लिख ली, साहब मेरी कविता छपे अखबार में, आप अखबार में छापे न छापे अखबार के एडिटर की मर्जी है, उसके वो पॉलिसी में फिट बैठे न बैठे। यूट्यूब पे ऐसी कोई मर्जी नहीं है, आपको जैसे चैनल खोला डाल दिया, तो वो फ्रीडम देता है आपको। वो हमारा टॉपिक नहीं है, वो अलग तरह की बीमारी है। वी आर नॉट, वो एक पूरा टॉपिक होता है, उसका नाम होता है कम्युनिकेशन स्टडीज, उसका बिंदु है ये, एमर्जिंग ट्रेंड्स इन सीएस। तो हमने ये नाम लेके बैठे थे, तो क्या बात चली थी, हमारी मुद्दे की बात क्या थी, हार्डवेयर टेक्नोलॉजी। तो हार्डवेयर टेक्नोलॉजी में क्या आते हैं, हार्डवेयर टेक्नोलॉजी का मुख्य संबंध है ऑडियो विजुअल मटेरियल, या फिर जो सॉफ्टवेयर हमारे नए इंस्ट्रूमेंट्स है, जो आधुनिक तरह की टेक्नोलॉजी की चीजें, जैसे मोबाइल ही मान लो, मोबाइल इज ए वेरी सॉफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट। सॉफ्टवेयर में है जो काफी इजी हो गया है इसको चलाना, इसकी डिजाइनिंग, जिसकी टेक्नोलॉजी काफी यूजर फ्रेंडली बना दी गई हो। पुराने टाइम के रेडियो टीवी देखो, एक आज के टीवी रेडियो देखो, डे बाय डे क्या हो रही है, सॉफिस्टिकेशन की तरफ ही चल रहे हैं, या मास मीडिया वगैरह वगैरह। अब ऐसी सारी चीजें जो किसकी सहायता के लिए हैं, टीचर एंड लर्नर्स को हेल्प करने वाली हैं। यहीं से एक बड़ी महत्वपूर्ण बात बता दूं, ये जो होती है हार्डवेयर वाली, यह टीचर और लर्नर दोनों के लिए सहायता करती हैं, परंतु इसका जो मुख्य लाभ है वो मिलता टीचर को ही है। ये स्टूडेंट की सहायता तो अप्रत्यक्ष करती है, मुख्य सहायता किसकी करती है, टीचर की। इसके उलट अभी आप आगे पढ़ोगे तो जो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी है ये मेनली लर्नर की सहायता के लिए बनी हुई है। ये मेनली किसके लिए बनी हुई है, लर्नर की हेल्प करने के लिए ही बनी हुई है, क्योंकि यहां पे क्या है, साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग लगी हुई है, और लर्निंग का पूरा मामला लर्नर सेंटर्ड ही रहना है। तो ये 100% लर्नर सेंटर्ड है, और ये टीचर सेंटर्ड, यहां सेंटर तो टीचर ही है, बस अब टीचर की हेल्प हो रही है तो छोटी मोटी तुम्हारी कोई हेल्प हो रही है। कैसे हो समझो, मैं अभी इस माइक से पढ़ा रहा हूं, ठीक है, और ये माइक है वो किसने बनाया, फिजिक्स इंजीनियरिंग की वहीं के लोगों से बनाया हुआ, इसमें कोई साइकोलॉजी और लर्निंग लगी हुई नहीं है। तो निसंदेह ये एक हमारा क्या है, मटेरियल है, इट इज ए मटेरियल। और ये मटेरियल जो है, माइक, कई तरह के माइक आते हैं, दिस इज ए सॉफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट। वैसे तरह का वो माइक पकड़ने वाला लंबा सा तार होता है, उस तरह का नहीं है। तो ये क्या हो गया, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट में काफी क्या है, सॉफिस्टिकेटेड है। अब मैं इसके माध्यम से टीचिंग करवा रहा हूं, यानी मैं इसको कहां यूज ले रहा हूं, एजुकेशन के फील्ड में इसकी मैं एप्लीकेशन की जा रही है। क्या ये माइक बनाने वाली कंपनी ने ये सोचा था कि ये भाई साहब ऐसे कोचिंग इंडस्ट्री के टीचर्स काम में लेंगे इसको, उन्होंने तो बनाया कोई ले लो चाहिए काम फॉर एवरीबॉडी, बट नाउ इट इज बीइंग यूज्ड बाय टीचर्स, सो इट इज एप्लीकेशन। ओके, अब इसके ये सहायता किसकी कर रहा है, ये मेनली सहायता मेरी कर रहा है, मेरी एनर्जी बच रही है इससे बस। मुझे तो आपको पढ़ाना है,
तो मैं इसे बिना पढ़ाऊंगा तो भी आपको तो पढ़ना है, लेकिन मैं इससे पढ़ा रहा हूं तो मेरे को पीछे तक अपनी आवाज पहुंचाने के लिए जोर से नहीं बोलना पड़ रहा है। लार्ज नंबर ऑडियंस को मुझे पढ़ाना है तो मेरे को 4 बैच पैदा नहीं करने हैं, मैं उनको एक बैच में बना दिया और आवाज पीछे तक पहुंचा सकता हूं। तो ये मेरी एनर्जी, मेरा टाइम बचा रहा है, इससे तुम्हारी कोई एनर्जी नहीं बच रही है, तुम्हारा कोई टाइम नहीं बच रहा है, इससे आपकी लर्निंग में कोई सहायता नहीं हो रही है। इसके बिना भी आप वही सीखोगे, इससे वही सीखोगे। ये आपके लर्निंग के लिए कोई इंप्लीकेशन इसका यूज नहीं है, ये ओनली टीचर के लिए क्या कर रहा है, टाइम एनर्जी सेव कर रहा है। अतः इसका ये मेनली क्या है, टीचर की हेल्प करती है। तो यहां लिख तो दिया है कि ये सारी चीजें हेल्पिंग द टीचर एंड लर्नर, परंतु ये मेनली कौन है, इसमें यहां वो लिखा नहीं है, बट इट मेनली हेल्प्स द टीचर। एक तरह से ये कह सकते हैं ये टीचर सेंटर्ड होगा मामला, और इसके उल्टे यहां लिख देते हैं, इसके बराबर में आप लिख देना, इट हेल्प्स ओनली द लर्नर। ये केवल लर्नर की ही सहायता, यहां तो दोनों की थी परंतु मेनली टीचर ही था वो। अब मैंने अभी उदाहरण दिया माइक वाला, इसमें तो मैंने कहा कि तुम्हारी कोई सहायता नहीं है, सारी 100% सहायता मेरी है। तो फिर मैं 100% मेरी बता रहा हूं उदाहरण में, तो फिर मैं ये मेनली क्यों लिख रहा हूं, फिर मुझे यहां ओनली लिखना चाहिए जब मैंने यहां पे लिखा ओनली। तो इस उदाहरण में ऐसा है कि तुम्हारी सहायता कुछ नहीं हुई, पर कोई और तरह का उदाहरण पाते तो उसे किसी पे छोटी मोटी सहायता तुम्हारी हो भी सकती थी। जैसे कि अगर मान लिया मैं जैसे मान लो अभी मैं ये बातें कर रहा हूं, ठीक है, अब मैं इसको पढ़ाते पढ़ाते मैं मान लीजिए बीच में ही मुझे आपको कुछ दिखाना हो और मैंने सपोज करिए ऐसे इंटरनेट खोल लिया, ठीक है, और जैसे एक बार मैं जो टॉपिक की बात कर रहे हैं हमारे, मैं इसी को एक बार ऐसे सर्च कर देता हूं मान लीजिए, अब जैसे मान लीजिए हमें यह टॉपिक डिस्कस करना था कि हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम अप्रोचेस टू एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, 3 तरह की अप्रोच है। अब मैं पढ़ाते समय मान लीजिए मैं इसकी माध्यम से ये इंटरनेट पे जाकर ऐसे पढ़ाने लग रहा हूं, तो ये बेसिकली जो आप देख रहे हैं ये एक है तो क्या, इंजीनियरिंग द्वारा, इंजीनियर लोगों द्वारा बनाया गया क्या है, एक गैजेट है। जो डिजिटल बोर्ड है, ये बोर्ड के तैयार होने में इस पे ये इंटरनेट के द्वारा हम चीजें देख पा रहे हैं, इसमें कोई भी साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग का कंट्रीब्यूशन नहीं है। इट इज प्योरली मैटर ऑफ फिजिक्स एंड इंजीनियरिंग से निकली हुई चीज है। और ये डिजिटल बोर्ड अपने आप में इंटरनेट के हो क्या, कंप्यूटर की तरह से ये तो ये ऑडियो विजुअल एड है, इसमें स्पीकर द्वारा आवाज भी आ सकती है, वो फिलहाल मैंने अटैच नहीं कर रखा, अलग बात है, और इसमें आप अटैच करके इसमें आप वॉइस भी ले सकते हैं, ऑडियो विजुअल दोनों है। इसमें भी आप इंटरनेट की फैसिलिटी भी देख रहे हो, ये आईसीटी की भूमिका में है, यानी ये बोर्ड अपने आप में जो पीछे पड़े ये आईसीटी वाला काम भी कर रहा है। हाँ जी, चलो जी, अब हम इसके माध्यम से, जैसे मैं मान लो आपको ऐसे पढ़ाने की बात है, मैं ये कुछ दिखा देता हूं, ये ऐसे लिखा, ये देखो, ये है, कुछ भी मान लो एक बार के लिए, तो ये सहायता किसकी कर रहा है, हमें तो वो वाली बात समझनी है, सहायता टीचर लर्नर वाली। तो मेरी सहायता तो कर ही रहा है कि मेरे को पढ़ाने में मान लो इजी हो रहा है, मैं ऐसे बोर्ड पे लिखूं, वो नोट्स बना के लाऊं, अभी तो ठीक है मैंने ऐसे टाइप करवा के लेके आ रखा हूं,
पर मान लो कि मैं ये नहीं करवाना चाहता, तो मैं सीधा ही किसी इंटरनेट के ऊपर गया, कोई साइट वगैरह पे ये ऐसे दिखा दिया, कोई चीज आप ऐसे बता दी, तो मेरे लिए इजी हो गया। तो इजी तो किसके लिए हुआ है? मेरे लिए हुआ है। पर क्या इससे आपकी लर्निंग में कुछ विजुअल, अगर आपको ऐसे विजुअल चीज दिखेगी, तो विजुअल हम जैसे पढ़ते हैं कि आप एक तो सिंपली ऐसे क्या पढ़ें, शब्दों में पढ़ रहे हैं, और यही चीज ऐसे अगर क्या करवा के दिखाई जाती है, अगर ऐसे एक विजुअल चीज के द्वारा पेश करवाई जाती है, तो क्या होगा? जैसे जैसे मान लीजिए मैं सपोज में ये चीज खोल देता हूं, अब जैसे यही चीज को आप ऐसे विजुअल मोड में बता रखा है, मैंने पीछे लिख रखा था, ये कोई विजुअल मोड में नहीं था, तीन नाम मैंने भी लिख रखे थे, हार्डवेयर अप्रोच, सॉफ्टवेयर अप्रोच, सिस्टम अप्रोच। अब मैं चाहता हूं कि यार थोड़ा सा चीज इजी हो पढ़ाने में, थोड़ा सा वो अट्रैक्टिव लगे, बेहतर लगे, उसके लिए साहब मैं मान लीजिए इस तरह से चीज कोई काम करने लग रहा हूं। साहब ये अप्रोच तीन तरह की है, हार्डवेयर अप्रोच, सॉफ्टवेयर अप्रोच, सिस्टम अप्रोच। फिर पहली हार्डवेयर अप्रोच क्या होती है? बेस्ड ऑन फिजिकल साइंस एंड अप्लाइड इंजीनियरिंग फील्ड अप्रोच है ये द न्यू मैकेनिज्म ऑफ टीचिंग लर्निंग विद इम्प्रूव टेक्नोलॉजी एज बेस से टीचिंग लर्निंग में क्या होता है? इंप्रूवमेंट हुआ है, और ये हमें कई तरह के नए जो तरीके हैं क्लासरूम में टीचर्स को क्या करती है? सुझाती है। तो क्या लिखा है? ये हार्डवेयर अप्रोच सजेस्टिंग इनन्यूमरेबल न्यू वेज ऑफ डूइंग थिंग्स टू द क्लासरूम। टीचर्स को ही इसने क्या करा है? नए नए तरीके दे दिए, तो मेरे को पढ़ाने में मैंने एक तरीका अपना लिया। ये इस तो बताइए, अब सहायता तो मेनली तो मेरी कर रहा है, परंतु आपकी भी लर्निंग ऐसे विजुअल मोड में, ये फिर भी विजुअल कम है, जैसे मान लो ऐसे ग्राफिकल मोड में ऐसे है, तो ये क्या करता है? लर्निंग को थोड़ा सा इजियर कर रहा है। विजुअल चीजें थोड़ी सी बेहतर हैं। तो अपना टॉपिक ऐसा है जिसमें ग्राफ और डायग्राम नहीं है। तो मान लो साइंस का टीचर है, तो वो अगर मान लो हार्ट पढ़ा रहा है, तो एक सिंपली हार्ट को ऐसे बोर्ड पे बनाए, डायग्राम बनाए, और एक ऐसे हार्ट की ऐसे बीटिंग यहाँ पे चलती दिखाई जाए, उसमें कैसे कैसे उसकी वेन्स वगैरह निकल रही होती हैं, वो ज्यादा विजुअल मोड में यहाँ पे इसकी सहायता से किया जा सकता है। तो बेसिकली टीचर की टीचिंग ही क्या है? बेहतर बन रही है, बस आपकी लर्निंग को सपोर्ट मिल रहा है। तब वो हमारी लाइन लिखी हुई थी कि इसके माध्यम से, हार्डवेयर अप्रोच के माध्यम से टीचर लर्नर दोनों की तो हेल्प हो रही है, परंतु मेन हेल्प किसकी है? टीचर की ही है। इसके उलट जो सॉफ्टवेयर अप्रोच है, जिसकी रूट साइकोलॉजी में रही हुई हैं, स्पेशली स्किनर वाला जो मामला रहा है, उसने जो चीजें दी हैं वो केवल किसकी हेल्प करेगी? लर्नर की हेल्प करेगी। अतः इसको हम, जैसे हमने यहां लिखा था लर्न टीचर सेंटर्ड, ऐसे इसे क्या बोला जाएगा? लर्नर सेंटर्ड बोला जाएगा। तो क्या लिखा है इधर देखो, सॉफ्टवेयर अप्रोच ET2, इट मेक्स यूज ऑफ साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग। जैसे इधर देखा था, ये क्या यूज करती है? फिजिक्स और इंजीनियरिंग को यूज की है, जिसने इसने ऑडियो लर्निंग मटेरियल वगैरह को ऐसे मशीनरी को काम में लिया है। यहां ET2 में यूज होता है, साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग को काम में लिया जाता है। और किस लेते हैं? फॉर द प्रोडक्शन एंड यूटिलाइजेशन किसका करते हैं? सॉफ्टवेयर जो टेक्निक्स हैं वो काम में ली जाती हैं, जैसे कि प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन इज ए काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर टेक्निक। ये कोई मशीन नहीं है। या मटेरियल जो कि टीचिंग लर्निंग मटेरियल, अब यहां वो वाली बात है, कौन सी? जो TLM का सॉफ्टवेयर है, ये आपका पुराने वाला बोर्ड, चार्ट, ग्राफिक्स, पिक्चर, इमेजेस, बात समझ मुझे। अब ये वाला, ये पुराना बिंदु, यानी ये सॉफ्टवेयर जो आप पढ़ के आए हैं, क्या पढ़ के आए हैं?
सॉफ्टवेयर टीएलएम पढ़ के आए हैं, ये वो वाली लाइन है। मटेरियल इन टर्म्स ऑफ लर्निंग, मटेरियल कौन से वाला? सॉफ्टवेयर वाला, उस बिंदु वाला। और ये पहला बिंदु जो लिखा है सॉफ्टवेयर टेक्निक, ये साइकोलॉजी वाला निकल के आया हुआ है। तो यानी इस बिंदु में दो चीजें मिक्स होंगी। कौन सी? इसके वाली साइकोलॉजी प्लस पुराने जो पीछे पढ़ा हुआ चैप्टर में सॉफ्टवेयर टीएलएम है, और इसमें पूरा पूरा वो हार्डवेयर टीएलएम ही है सब कुछ, ऐसे कैसे ही। कुछ बात समझ में आ रही है कि जो कुछ आप जानते हैं पुराने नॉलेज में से उसको चीजों को जोड़ के देखो। जो हमने हार्डवेयर टीएलएम पढ़ा है वो का वो हार्डवेयर टीएलएम क्या बोल दिया जा रहा है? हार्डवेयर टेक्नोलॉजी ET1 बोली जा रही है। और जो सॉफ्टवेयर टीएलएम पढ़ा है वो, परंतु इसके पहले हम उसको तो रखें सेकेंडरी, और इसे प्राइमरी क्या बनाए हैं? साइकोलॉजी को बनाया है पहले प्राइमरी। तो इसे प्राइमरीली जो साइकोलॉजी है इसके अंदर वाली वो, और साथ में जो हमारा ये सॉफ्टवेयर टीएलएम की जानकारी है, इनको हम कलेक्टिवली काम में लेते हैं। टीचिंग लर्निंग की स्ट्रेटजीज जो आप पीछे पढ़ लिए हैं, पिछली इकाई में पढ़े थे। टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटजी एक तो हमने पढ़ी है कोऑपरेटिव लर्निंग, कोऑपरेटिव लर्निंग टीचिंग स्ट्रेटजी। इसके अलावा टीचिंग के आपने पढ़े हैं मॉडल्स, टीचिंग के मॉडल्स। सारे टीचिंग के मॉडल्स किस पे बेस्ड हैं? कोई ना कोई लर्निंग की थियरी पे बेस्ड है। तो जो कुछ आप पीछे पढ़े के आए थे, आपका इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल, एडवांस्ड ऑर्गेनाइजर, कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल, वो सब की सब चीजें भी किसके उदाहरण में आती हैं? एजुकेशनल टेक्नोलॉजी सेकंड के हिस्से में है, सॉफ्टवेयर अप्रोच के हिस्से में। क्योंकि वो सब की रूट साइकोलॉजी में है। किसी में आसुबेल है, किसी में सकमैन वाला व्यक्ति था, कोई में ब्रूनर है। ऑल बिलोंग टू साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग। इसके अलावा अदर डिवाइसेस भी काम में ले सकते हैं, और इससे क्या होता है? स्मूथनिंग बेहतर होता है टीचिंग लर्निंग वाला मामला। परंतु इसका जो मुख्य सहायता पहुंचाने वाला काम है वो टारगेटेड आदमी कौन है? लर्नर है। जो मैं लिखवा दिया हूं हाथ से, जो स्पष्ट लिखा नहीं रहा था कि इट हेल्प्स ओनली द लर्नर, इट मींस प्योरली लर्नर सेंटर्ड हो गया ये। तो ये लर्नर सेंटर किससे बना है? साइकोलॉजी वाले मामले से बना है। अब अगली तुलना दोनों की, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर अप्रोच में अगला मामला यह है कि जो हार्डवेयर अप्रोच है उसको तो कहते हैं प्रोडक्ट ओरिएंटेड, और इसे कहते हैं प्रोसेस ओरिएंटेड। सरल सी बात है। ये लर्निंग की प्रोसेस पे बल देगी, इस पे लर्निंग की तरफ से नहीं है। सीधा आपको क्या लाभ क्या मिलना, सीधा आउटपुट क्या मिलेगा। ये माइक बोलेंगे तो इसमें माइक कैसे काम कर रहा है, क्या हो रहा है, ये सारा कोई मतलब का नहीं है। बस माइक पे हेलो हेलो आवाज गई, हाँ जी आवाज गई, बस ठीक है बात। और ये माइक क्या, इसके पीछे मैकेनिज्म है, कौन सी इसमें साइंस की टेक्नोलॉजी लगी हुई है, वो हमारे लिए इसमें कोई डिकोडर है, रेनकोडर, या जो भी नाम मुझे पता नहीं क्या क्या होते हैं, वो हमें पता ही नहीं है क्या है, कैसे काम करता है। हमें सिर्फ इसे इतना ही मतलब चलना चाहिए बस, इससे इतना ही मतलब नहीं है। यहाँ तो आपको जो भी चीजें हैं वो, अगर पीआई है तो पीआई है तो पता होना चाहिए कि ये क्या है, इससे की ऑपरेंट कंडीशन बेस्ड है। अगर कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल काम में ले रहे हैं तो पता होना चाहिए इंडक्टिव थिंकिंग प्रक्रिया बेस्ड है। तो यहां पे आपकी जो प्रोसेस है साइकोलॉजिकल चीजों की, वो इसमें हर जगह अपने पैर घुसाए रहती है। अतः ये प्रोसेस ओरिएंटेड होती है, और हार्डवेयर अप्रोचेस कैसी होती हैं? प्रोडक्ट ओरिएंटेड होती हैं। अब कुछ सिंपल एग्जाम्पल देख लो, ये बड़ा आसान सी कहानी है। कैसे कैसे नहीं, हार्डवेयर टेक्नोलॉजी के एग्जाम्पल के नाम पे क्या ले सकते हो आप? अप्लायंसेज, उपकरण, गैजेट्स, तकनीकी मशीनें जो भी हैं, कंप्यूटर वगैरह इस टाइप की चीजें जो कि हार्डवेयर टेक्नोलॉजी में काम में ली जाती हैं, जैसे कि रेडियो, टेलीविजन, टेप रिकॉर्डर, वीडियो, स्लाइड्स, फिल्म प्रोजेक्टर्स, टीचिंग मशीन्स, कंप्यूटर्स, सब की सब आप देख रहे हैं। यही चीजें हमारे हार्डवेयर टीएलएम था। यही पीछे टीएलएम के टॉपिक में क्या था? हार्डवेयर टीएलएम। तो मैंने कहा था हार्डवेयर टीएलएम ही क्या है? हार्डवेयर टेक्नोलॉजी ET1 है। इधर देखो कैसे कैसे एग्जाम्पल्स हैं।
यहां है एग्जांपल्स ऑफ द मटेरियल प्रोड्यूस थ्रू सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी में क्या क्या आ सकता है, वी कैन नेम, यहां से स्टार्ट होता है एग्जांपल। प्रोग्राम्ड लर्निंग, जो पीआई से जो लर्निंग करवाई जाती है। मटेरियल, अभी इससे मतलब का मीनिंग कौन सा मतलब समझाया जाएगा, सॉफ्टवेयर वाला मटेरियल, जो आप पीछे पढ़े हैं सॉफ्टवेयर टीएलएम वाला मटेरियल है, ये सॉफ्टवेयर टीएलएम है, ये पूरा लिखा नहीं गया, मिसिंग हुआ यहां पे। तो प्रोग्राम्ड लर्निंग, सॉफ्टवेयर टीएलएम। टीचिंग लर्निंग, बोलो, जैसे यहां तो है टीचिंग मशीन, इधर तो क्या है टीचिंग मशीन, मशीन आते क्या मामला हो गया, ये इंजीनियरिंग वाला मामला घुस गया। और यहां है टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटजी, जो किससे निकल के आनी चाहिए, ऑन साइकोलॉजिकल लर्निंग की थ्योरी पे चलती हैं। जो मैंने अभी कहा, जो आप पीछे मॉडल वॉडल पढ़े हो, सारे मॉडल यहीं के गणित हैं। पुट इनटू प्रैक्टिस, जिनको काम में लिया जाता है, इन द शेप ऑफ, अब ये वाली ये सॉफ्टवेयर वाली चीजें यहां नाम स्पष्ट दे दिए, क्या क्या नाम दे दिए, चार्ट, पिक्चर, मॉडल, स्लाइड्स, फिल्म्स, ट्रिप्स, भ्रमण पे ले गए बच्चों को, ऑडियो और वीडियो के जो कैसेट्स हैं, और जो सॉफ्टवेयर के कंप्यूटर में पैकेज होते हैं, एमएस वर्ड वगैरह वगैरह, वो सारी चीजें। तो ये इतना इतना, तो मैंने वो एक बात समझाई अभी पीछे, इसको समझने के लिए तो क्या याद रखो लो, इसको समझने में क्या याद रख लो, हार्डवेयर टीएलएम, इसको समझ में क्या याद रख लो, साइकोलॉजी प्लस सॉफ्टवेयर टीएलएम। तो ये तो आ गया साइकोलॉजी, ये साइकोलॉजी का टीचिंग लर्निंग में एप्लीकेशन, और ये क्या बन गई, सॉफ्टवेयर वाली टीएलएम बन गई। ठीक है, तो जैसे आप ऊपर ऐसे शॉर्ट में लिख सकते हो, मैं लिखा हुआ नहीं है, सिर्फ मैं बोल के समझा रहा हूं, तो ऐसे याद रखने के लिहाज से इसको ऐसे मोटे तौर पे आप कहां से याद रख लो, ये तो शुद्ध रूपेण क्या है, जो आप हार्डवेयर टीएलएम का टॉपिक पढ़े वो का वही आ रहा है, बस नए तरीके से तुलनात्मक समझाने के लिए चल रहा है। और यहां पे एक तो साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग, साइकोलॉजी पूरी नहीं है, केवल लर्निंग वाला मामला है, और प्लस क्या है इसमें, सॉफ्टवेयर टीएलएम की जानकारी है। इस तरह की चीजों को मिला मिला के सेंटेंस चलाए जा रहे हैं सारे। ये अगली चीज, अगला हार्डवेयर सॉफ्टवेयर ईटी में क्या फर्क है। हार्डवेयर टेक्नोलॉजी नीड्स द सर्विसेज, हाँ ये इस बिंदु में आप पढ़ोगे वो पुरानी बात जो अपने अपने कल वाले पिछली क्लास में पढ़ी थी, कंप्यूटर में हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दोनों आपस में क्या होते हैं, इंटर डिपेंडेंट। जो मैं सवाल पूछ रहा था कि भाई आत्मा और शरीर में से किसका अधिक अहमियत है, हमने कहा कोई अहमियत किसी का ही नहीं है। शरीर को तो क्या है, जीवित या अपना एक्टिविटी करने के लिए या हार्ट वार्ट तभी काम करेंगे जब उसमें आत्मा घुसी होगी, और आत्मा का वजूद तब है जब उसको शरीर मिलेगा, वरना आत्मा हवा में डोलती फिरेगी। तो वैसे ही हार्डवेयर सॉफ्टवेयर कंप्यूटर वाले आपस में इंटरडिपेंडेंट होते हैं। जैसे कंप्यूटर वाले हार्डवेयर सॉफ्टवेयर इंटरडिपेंडेंट होते हैं, वैसे ही हमारे ये ET1 ET2 भी आपस में क्या है, इंटरडिपेंडेंट दिखाने की कोशिश करी गई है। हालांकि ये इंटरडिपेंडेंसी दोनों का वजूद आने के बाद में है। नहीं बात समझ आई मेरी? मैंने कहा था कि जब पहले ये विकास, जब सबसे पहले यही डेवलप हुई थी, जब ये आई नहीं थी तो कहां इंटरडिपेंडेंसी थी। तो आज तो हमारे पास ये दोनों तरीके पड़ी हैं, तब कहते हैं इसको इसकी जरूरत पड़ती है, इसको उसकी जरूरत पड़ती है। लेकिन जब हमने ये कहा कि डेवलपमेंट में ये थी, पहले आई केवल जब साइकोलॉजिकल हमने एप्लीकेशन करना चालू नहीं करी होंगी, उस समय केवल ET1 ही थी। दैट टाइम नो नीड ऑफ एनी काइंड ऑफ ET2। जब आज जब हमारे पास दोनों आ चुकी हैं, तब हम इंटरडिपेंडेंसी की बातें वाला लाइन लेके आए हैं। तो लिखा है कि हार्डवेयर टेक्नोलॉजी नीड्स द सर्विसेज ऑफ सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी फॉर इट्स
यूज एंड फंक्शनिंग। हार्डवेयर टेक्नोलॉजी को अपनी सर्विसेज देने के लिए सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है। वो कैसे पड़ती है? अब इसमें वो वाला मैटर घुसेगा, कौन सा? साइकोलॉजी हटा दो और आप वो ले लो, ये बिंदु की तुलना, इन चीजों की तुलना करो। अब कंप्यूटर है, कंप्यूटर में जब तक डलेगा नहीं सॉफ्टवेयर पैकेज, किसी काम का नहीं है। अरे अब टीएलएम की तुलना करो आप, साइकोलॉजी से तो बात समझ में नहीं आएगी, पर टीएलएम यहां है, टीएलएम यहां भी है, तो हार्डवेयर टीएलएम को अपना यूज फंक्शन में क्या चाहिए? सॉफ्टवेयर टीएलएम चाहिए। ठीक है, कंप्यूटर को चलने के लिए, अपना यूज करने के लिए सॉफ्टवेयर पैकेज चाहिए। तुमने ले ली आप साहब एक टेप रिकॉर्डर ले लिए। अब टेप रिकॉर्डर में भाई साहब आपको क्या चाहिए? उसमें चाहिए ऑडियो वाली, क्या चाहिए? कैसेट चलाने के लिए, रिकॉर्ड के लिए चाहिए। आप वीसीआर ले आए, पुराने टाइम का वीसीआर ले आए, तो उस वीसीआर को, पुराने टाइम वाले को चलने के लिए क्या चाहिए होता था? वीडियो वाली चाहिए होती थी कैसेट। तो वीडियो कैसेट तो सॉफ्टवेयर में आती है, वो मशीन किस में आती है? हार्डवेयर में आती है। ठीक है, इस लिहाज से आप देख सकते हैं कि हार्डवेयर टेक्नोलॉजी नीड्स द सर्विसेज ऑफ सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी फॉर इट्स यूज एंड फंक्शनिंग। इट कैन नॉट गो विदाउट दैट, सेम बात है, ये बिना सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी की सहायता के चल नहीं सकती। मैंने समझा दिया, वही बात लिखी है, जैसे कि कंप्यूटर की हार्ड टेक्नोलॉजी जो है वो एक मशीन की शेप में होती है, लेकिन ये किसी काम की नहीं है इफ इट डज नॉट मेक यूज ऑफ सॉफ्टवेयर सर्विसेज। जैसे प्रोग्राम नहीं डालेगा तो किसी काम की नहीं है। अतः बहुत इसका ऑपरेशन, हार्डवेयर का ऑपरेशन जो मशीन की जैसे होता है, और इसके मल्टी डायमेंशनल यूटिलाइजेशन करने के लिए हमें सॉफ्टवेयर की आवश्यकता पड़ती है। तो पूरा सेंटेंस इतनी सी बात कह रहा है कि हार्डवेयर टेक्नोलॉजी नीड्स द सर्विसेज ऑफ सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी। इट मींस डिपेंडेंसी दिखाने की कोशिश करी गई है। अब आते हैं इधर, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी प्रूव्स मोस्ट यूजफुल। सॉफ्टवेयर वाली भी ज्यादा बढ़िया, मोस्ट सर्वाधिक यूजफुल तब हो सकती हैं, प्रोडक्ट तब हो सकती हैं इफ इट इज असिस्टेड एंड मेड इनटू यूज बाय द हार्डवेयर अप्लायंस एंड गैजेट्स। उसका उल्टा लिख दिया इधर, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी का भी बढ़िया से अच्छा उपयोग, इसका सर्वोत्तम उपयोग है, वो तब हो पाएगा जब इसके अंदर क्या हो, जब इसको किसके साथ काम में लिया जाए? इफ इट इज असिस्ट, अगर इसमें किसकी सहायता और ऐड कर दी जाए? हार्डवेयर टेक्नोलॉजी और अप्लायंस के साथ अगर ऐड कर दिए जाएं तो ये बात और बढ़िया हो जाएगी। लिखा है हालांकि बिना इसके भी हो सकती है, यहां इसको तो चाहिए ही चाहिए, इस हार्डवेयर को तो सॉफ्टवेयर चाहिए ही चाहिए मशीनों को, परंतु हमारे पास कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर भी हैं जिनको हार्डवेयर नहीं चाहिए। जैसे पुराने वाला बोर्ड, पुराने वाले बोर्ड को ले लो काम में, पेन ले लो, डस्टर ले लो, कोई तुम्हें मशीन नहीं चाहिए। चार्ट लेके आए क्लास में, चार्ट ले आओ, चार्ट के लिए कोई मशीन नहीं चाहिए। तो हमारे पास कुछ ऐसे ऐसे सॉफ्टवेयर मटेरियल की चीजें भी हैं, दे डू नॉट नीड एनी काइंड ऑफ मशीनरी और हार्डवेयर थिंग्स। तब लिख दिया हालांकि, तो पहली पंक्ति में तो लिखा है कि सॉफ्टवेयर है वो मोस्ट यूजफुल, प्रभावी अत्यधिक तब होगा इफ, यदि इसको असिस्ट, सहायता दे दी जाती है, किसकी? हार्डवेयर की। जैसे मान लो अगर मैं पुराने वाले बोर्ड पे बीच बीच में अगर कहीं, अगर मैं कोई ऐसे ऑडियो वीडियो काम में ले लेता हूं तो वो मेरा पुराने वाला टीचिंग का तरीका इंप्रेसिव हो जाएगा। ये वाली बात यहां इस वाक्य में लिखी है। इफ असिस्ट, यहां असिस्ट लिखा है यानी अनिवार्य नहीं है, मैं केवल पुराने बोर्ड पढ़ाओ, मेरे को कोई नहीं चाहिए चीजें, तो अनिवार्य भी नहीं हुआ, तो ये सहायतार्थ करेगा। हालांकि इट कैन इटसेल्फ, इट मानी सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी जो है, itself deliver services to the users without any aid from the hardware technology। हालांकि ऐसा भी हो सकता है कि सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी को अपने आप ही काम में ले लिया जाए बिना हार्डवेयर की सहायता के। जो मैं समझा रहा था पीछे,
जैसे कि वन कैन यूज प्रोग्राम्ड लर्निंग मटेरियल। प्रोग्राम लर्निंग मटेरियल है पीआई वाला मटेरियल। कैसे होता है वो? चैप्टर को छोटे छोटे भाग में डिवाइड करके और मैं ऐसे नोट्स बना के ले आया, फोटोकॉपी निकलवा ली। मैं तो कोई टीचिंग मशीन काम में नहीं लूं, न कंप्यूटर काम में लूं, सिर्फ कागज पन्ने पे काम करूं और आपको दे दिया मैटर पढ़ने के लिए, और आपके मैंने आंसर जांच दिया, अगली फ्रेम पकड़ा था गया। तो पीआई वाला जो मटेरियल है वो काम में ले लो, और ओनली वही काम में लो, उसमें कोई मशीन नहीं चाहिए होती है। या मैं ग्राफ काम में ले लूं, या कोई टेक्स्ट डायरेक्टली फॉर द इंडिविजुअलाइज्ड बच्चों को या ग्रुप में, जैसे कोई पोएम की टेक्स्ट है मैं हर एक को दे दी, या ऐसे मैंने बोर्ड पे लिख के और पढ़ाना चालू कर दिया तो ग्रुप पढ़ा दी। ऐसी ऐसी भी हमारे पास सॉफ्टवेयर वाली चीजें संभव हैं, अवेलेबिलिटी में हैं, जिनके हमें यूज लेने के लिए कि मशीनरी का यूज करना अनिवार्य नहीं है, ऑब्लिगेटरी नहीं है। तो क्या निष्कर्ष समझ में आया कि हार्डवेयर टेक्नोलॉजी तो नेसेसरीली ऑब्लिगेटरीली डिपेंड है किस पे? सॉफ्टवेयर पे। और सॉफ्टवेयर वाला जो है वो सहायता इसकी लेवे तो लेवे, वो इसकी बढ़िया है, इसकी मर्जी है, बाकी इसके जचे तो मत ले। ठीक है। अगली बात, अब वो बिंदु है हेल्प किसकी करेगा। तो पहले पढ़ा दिया हूं, थोड़ा बस घुमा के ऐसे लिख दिया गया है, मैंने तो बहुत इजी में बता दिया था। हार्डवेयर टेक्नोलॉजी हैज रिजल्टेड इन इंप्रूविंग द एफिशिएंसी ऑफ एजुकेशनल मीन्स एंड रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ एजुकेशन। जब हमने हार्डवेयर सामग्री काम में ली, यानी हमने माइक काम में ले लिया, हमने टीवी रेडियो कंप्यूटर काम में ले लिया, प्रोजेक्टर काम में ले लिए, इससे क्या फायदा हुआ? इससे एफिशिएंसी ऑफ एजुकेशनल मीन्स माने संसाधन, शैक्षिक संसाधनों की क्या है, जो भी कहते हैं हिंदी प्रभावकारिता जो है वो क्या हुई? इंप्रूव हुई। और जो शैक्षिक कामों की जो कॉस्ट थी वो क्या हुई? कम हुई। बताओ कॉस्ट कम हुई या बढ़ी? आप टीवी रेडियो लाओगे तो पैसे लगेंगे, ये माइक अगर पैसे लगेंगे, सिंपली बोर्ड हो डस्टर हो पढ़ाओ, कोई पैसा नहीं लगे, 1000-1500 में आ जाएगा एक सिंपल सा बोर्ड। ये लिखा है कॉस्ट ऑफ एजुकेशन की कॉस्ट की कहानी हुई है, यानी कि टाइम एनर्जी वाली बात इसमें साथ में इन्वॉल्व है। ये आप माइक ले आए, तो माइक ले आए, अब मैं वही वाली बात समझ दो, मेरे पास है 1500 रुपए का प्लेन वाला बोर्ड है, लेकिन मेरे पास माइक है नहीं, तो फिर मैं दिन भर पढ़ाऊं, ये आवाज इससे आगे तक जाएगी नहीं, 4 लाइन से आगे तक, तो 4 रो तक मेरी बात पहुंचेगी, पीछे सुनाई नहीं पड़ेगा। भाई ठीक है तुम 1 घंटे बाद आओ, 1 घंटे बाद आपको पढ़ाएंगे, फिर 1 घंटे बाद आपको पढ़ाएंगे, 1 घंटे बाद पढ़ाएंगे। तो क्या हो रहा है? कॉस्ट ऑफ एजुकेशन है इंक्रीज हो रही है। वो सिंपली करेंगे, उससे मटेरियल की कॉस्ट मत देखो, मटेरियल तो सस्ता सा है, ये मटेरियल भले ही महंगा है पर ये वन टाइम महंगा है, इसकी कीमत एक बार दी है आपने, पर इसके माध्यम से आपका टाइम एनर्जी बचते चला जाएगा। वही टीचर वाली कहानी, आखिर में लाभ दृष्टिकोण टीचर वाला ही होगा। ए टीचर मे हैंडल ए बिग क्लास विद द हेल्प ऑफ हार्डवेयर अप्लायंसेज, ये उदाहरण दे रहा हूं, विद हेल्प ऑफ माइक्रोफोन, स्लाइड्स, फिल्म प्रोजेक्ट, ये स्लाइड वाले और जो फिल्म वाले क्या हमारे जो प्रोजेक्टर होते हैं, यानी इसमें ये ऐसे इसका जो मैनवर्ड ये प्रोजेक्टर है, ये तो डलती है, जिस प्रोजेक्टर में स्लाइड डलती है उसका नाम क्या हो गया? स्लाइड प्रोजेक्टर। जिसमें फिल्म डलती है उसका नाम क्या हो गया? फिल्म। यानी आप ये ऐसे मान लो माइक्रोफोन एंड प्रोजेक्टर और चीजें भी हो सकती हैं, इनकी सहायता से आप पाओगे तो क्या है, टीचर का जो एनर्जी और टाइम रिड्यूस हो रहा है, सेव हो रहा है, उसी की सहायता हो रही है। इस प्रकार से एजुकेशनल जो संसाधन है, मीन्स हैं, वो उनकी एफिशिएंसी इंप्रूव हो गई। इधर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी में आए तो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी कंट्रीब्यूट्स टू इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ द टीचर्स एज वेल एज द लर्नर्स। यहां पे मीन्स पे बल दिया गया है, यहां मीन्स पे बल नहीं दिया गया है, यहां मीन्स पे बल नहीं है, क्योंकि पीछे पढ़ा था
ये प्रोडक्ट ओरिएंटेड होती है। प्रोडक्ट अपने आप में मीन होगा, साधन होगा। और ये कैसी होती है? प्रोसेस ओरिएंटेड होती है। अतः जो टीचर की जो एफिशिएंसी है या जो लर्नर की एफिशिएंसी है वो इंप्रूव हुई है। अब टीचर वाली एफिशिएंसी कैसे इंप्रूव हुई है, इस वर्ड पे मत जाना। ये वर्ड का ये अर्थ नहीं है कि दोनों की सहायता है। सहायता आखिर में मैं किसकी होनी है? बच्चे की। अब जैसे मैं मान लीजिए एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल के माध्यम से पढ़ाता हूं, तो मेरी एज ए टीचर एफिशिएंसी बढ़ी है। लेकिन ये क्या है? साइकोलॉजिकल एक क्या है, हमारा स्ट्रेटेजी पे बेस्ड मॉडल है, जिससे कि आपकी लर्निंग इंप्रूव करवाई जाएगी। इसका मेन उद्देश्य, हर टीचिंग मॉडल का उद्देश्य क्या होता है, फोकस क्या होता है? बच्चे के अंदर कोई विशेष व्यवहारगत परिवर्तन लाया जाएगा। ठीक है, तो ये एफिशिएंसी ऑफ टीचर के संदर्भ में लिखा हुआ है, हेल्प नहीं लिखा है। हेल्प तो दो किसकी करेगा? बच्चे की करेगा। टीचर लर्नर सेंटर्ड ही होना वाला है। देखा, हालांकि इट लेग्स बिहाइंड, इसमें थोड़ी सी कमी बता रखी है। हालांकि इट लेग्स बिहाइंड इन द टास्क ऑफ इंप्रूविंग एफिशिएंसी एंड रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ एजुकेशन। इसका उल्टा यहां वो वाली बात लिखी है। इस चीज से अध्यापकों की, लर्नर की एफिशिएंसी बढ़ती है, परंतु कॉस्ट है वो इंप्रूव होगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। मैं जैसे मान लीजिए एक टीचिंग मॉडल के माध्यम से पढ़ा रहा हूं, तो टीचिंग मॉडल के में ऐसी कोई शक्ति नहीं है कि वो मेरी आवाज पीछे पहुंचा दे, छोटे को बड़ा करके दिखा दे। तो कोई भी टीचिंग मॉडल हमारे पास आपकी क्या नहीं कर सकता है, या हमारे परंपरागत जो आपके चार्ट हैं या ग्राफ हैं या पुराने वाला आपका जो बोर्ड है, वो क्या नहीं कर सकता है? जो काम इधर था, लार्ज क्लास को आप हैंडल कर सकते हैं, वो वाला काम नहीं कर सकता है। तो लिखा है कि ये आपके अध्यापक की एफिशिएंसी, मानी टीचिंग एफिशिएंसी, टीचिंग की क्षमताएं जो है, टीचिंग स्किल कह लीजिए, टीचिंग स्किल इंप्रूव करेगा। परंतु आपकी जो शारीरिक समय वाली जो ऊर्जा है उसमें कोई बचाव नहीं करेगा, उसका इसको कोई मतलब ही नहीं है। लिखा है हालांकि इट लेग्स बिहाइंड, मानी इसमें पीछे रह जाता है। लेग बिहाइंड में होता है दौड़ में पीछे रह गया। दौड़ क्या हो रही है? अध्यापक का समय बचाने की दौड़ है, तो मैं बचाऊंगा, इससे दौड़, इसलिए बेचारा इस काम में पीछे है। तो लिखा है सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी है, इट लेग्स बिहाइंड इन द टास्क ऑफ इंप्रूविंग, इस काम में वही से वर्ड है एफिशिएंसी एंड रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ एजुकेशन में यही विजय होगा। इस काम में ये क्या रहेगा? पीछे रहेगा। ये नया काम करेगा, कौन सा? ये एबिलिटी जो टीचर में टीचिंग स्किल वाली एबिलिटी है उस चीज में बेहतर करेगा। लर्नर की जो लर्निंग वाली एक्टिविटी को सुगम बनाएगा। तो ये है हमारा ET1 और ET2 की कंपैरेटिव स्टडी के बारे में जानकारी। ये एक भाई साहब पूछ रहे हैं, सर एक साथ कितने स्टूडेंट्स को पढ़ा सकते हो? वाह, चलो इस हमारे इस तरह के माइक या इसकी थोड़ा फिर भी लिमिट होगी। जब ये मेरा जो स्पीकर जितनी आवाज तक पहुंचे उतने जाएगा, यहां से ऐसे मैं सी करके उस कोने तक नहीं पहुंचा सकता ऐसा स्पीकर की आवाज को। लेकिन जैसे अभी आप ऑनलाइन इस प्लेटफॉर्म पे हैं, ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे कोई इसकी लिमिट है क्या कि कितने छात्र संख्या दे सकता है? कोई इसकी लिमिट नहीं है। इसी फिर भी लिमिट है। जब हमारे पास ऑनलाइन वाला सिस्टम नहीं हो और हम ओनली इस माइक वाइक एग्जाम्पल लेके बैठे हो, फिर भी उसकी लिमिट है। लेकिन चलो ऑनलाइन तो कल की दुनिया है। ऑनलाइन से पहले हमारा वो उदाहरण याद करो, ब्रॉड मास मीडिया। ये मास मीडिया की बात क्यों आई थी पीछे? ये मास मीडिया की बात से आप समझ लो कि मास मीडिया का मीनिंग है कि इसकी कोई भी ऑडियंस लिमिट है ही नहीं। अगर आप टीवी, अगर आप तो टीवी का मीनिंग सिंपली और सिंपली ये न्यूज और गाने बजाने इतने ही समझते हो। टीवी पे ही आप देखा भी होगा, ज्ञान दर्शन चैनल भी चलते हैं, इसमें दिन भर पढ़ाई की बातें ही होती हैं। वो अध्यापक आते हैं, पढ़ाते रहते दिन भर, है कि नहीं है? तो उस पे उसकी एक ऑडियंस की कोई लिमिट है क्या? उसकी कोई लिमिट नहीं है। जैसे और ऐसे वो FM टाइप का भी आता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ही रेडियो टाइप का ब्रॉडकास्टिंग भी होता है एजुकेशन संबंधी। हाँ जी।
तो हमने दो तरह के अप्रोच की तुलना करी। हाँ, क्या कह रहे हैं? पॉइंट में वीडियो लिखा हुआ है, क्या वीडियो लिखा हुआ है समझा नहीं। हाँ, ये रहा वीडियो। और किस में आएगा वीडियो? वीडियो से क्या समझ रहे हो आप? जो आपका जैसे टेप रिकॉर्डर है, ऐसे वीडियो रिकॉर्डर या वीडियो मशीन नहीं होती। हाँ, वीडियो रिकॉर्डर होगा वो, ठीक है, पूरा नहीं लिखा होगा, इसके भाव मतलब बात समझ लो आप। ऊपर लिख दिया भाई साहब अप्लायंस से मशीन है, अब कोई वर्ड में वो बात वही है, अब उसका अभिप्राय आप कुछ और निकाल सकते हैं। तो आप इस अभिप्राय नया क्यों निकाल रहे हैं? ऊपर लिखा है इस भाव में निकालो। ये सारी चीजें उदाहरण दिए गए हैं, इस लाइन के एग्जाम्पल तो है ये अप्लायंस और गैजेट्स। वीडियो को आप जो है उस रूप में देख रहे हैं कि वीडियो एक मशीन नहीं है, बल्कि वीडियो जो चलता है ऐसे हमारे स्क्रीन के ऊपर वो है। तो इसमें चलने वाली चीजों में क्यों समझ रहे हो? इसको यूं समझिए कि एक अप्लायंस के रूप में है, जिसका वीडियो रिकॉर्डिंग मशीन जो भी कहेंगे। अच्छा, ये जो लिखा है स्लाइड या फिल्म, ये मेरा ऐसे टिक लगाने से मे भी आप कंफ्यूजन फील करें। ये जो मैंने पीछे समझा दिया था, ये ऐसे पूरे ऐसे है, ये स्लाइड एंड फिल्म प्रोजेक्टर, यानी से मैन वर्ड प्रोजेक्टर है। और इसके दो प्रकार बता दिए गए हैं कि स्लाइड डाल के चलने वाले प्रोजेक्टर और फिल्म डाल के चलने वाले प्रोजेक्टर। और अकेली स्लाइड और अकेली फिल्म जो है, केवल स्लाइड और केवल फिल्म जो है वो क्या होती हैं? वो मशीन नहीं है। सो वो किस में नाम है? वो सॉफ्टवेयर में है। हैं जी? हाँ हाँ हाँ, एजुकेशन के साधन, एजुकेशन के जो भी साधन है, जैसे पुराने टाइम पे साधन आपके पास है, किताब होती थी, ये आपका क्या है, बोर्ड वोर्ड होते थे, ये साधन थे। अब ऐसे जो भी साधन है, ये साधनों की क्या बढ़ी है? एफिशिएंसी इंप्रूव हुई है। किसके माध्यम से हुई? विद हेल्प ऑफ अप्लायंसेज। अगर आप अप्लायंस के माध्यम से पढ़ाना चालू कर देंगे, तो मैं उसी बोर्ड के ऊपर अगर के प्रोजेक्टर से काम करना चालू कर दूंगा, तो मेरे बोर्ड पे लिखी हुई चीज की विजिबिलिटी बड़ी हो जाएगी, वो मैग्नीफाइड हो जाएगा। तो फिर बड़ी क्लास की छात्र संख्या को दूर से दिखाई पड़ जाएगा। अगर मेरे पास प्रोजेक्टर नहीं होगा, वो छोटे छोटे अक्षर रहेंगे, वो एक लिमिट तक ही दिखाई पड़ेंगे। तो जो भी आपके एजुकेशन संसाधन रहे हैं, जो भी सालों चलते रहे हैं, उन सभी की एफिशिएंसी मशीनों के यूज से क्या कर सकते हो? बढ़ा सकते हो। मेरे पास ग्राफ है, ग्राफ कोई नई चीज तो नहीं है, ग्राफ चार्ट सालों से चले आ रहे हैं। और वो ग्राफ अगर मैं बना के एक चार्ट, मान लो एक चार्ट बना के लाता हूं और ऐसे दिखाता हूं, तो कितना दिखाई पड़ेगा? दो चार बच्चे देख पाएंगे, दो तीन लाइन तक देख पाएंगे बच्चे। अब मैंने उस चार्ट को एक किसी प्रोजेक्टर के अंदर डाल दिया, या मैंने वो चार्ट की चीज को ऐसे किसी कंप्यूटर में टाइप करवा लिया। अब क्या हो गया? वो हमारा चार्ट ही एक क्या है? संसाधन रहा है, पर जो इसमें एप्लीकेशन कर दी मशीनरी की, इसकी एफिशिएंसी क्या हो गई? इंप्रूव हो गई। हाँ जी, हम यहां हैं मूल में, हम पढ़ रहे हैं ईटी के तीन अप्रोचेज। इनमें से दो अप्रोच की बात कर लिए हैं, हार्डवेयर अप्रोच की और सॉफ्टवेयर अप्रोच की। तो एक तो हमने इसको अभी कलेक्टिवली सब तीनों को देखा था इकट्ठे में, तो वो मैंने ये टाइमलाइन लिख रखी थी जो मैं मिटा दी अभी। ये 1920s के आसपास डेवलप हुई थी, ये 40s और 50 के पास साइकोलॉजी वाले सिस्टम से डेवलप रही थी, और ये 1960s के बाद में डेवलप हुई है। अब मैं
तीसरी जो अप्रोच है सिस्टम अप्रोच, उसको पढ़ाना चालू करूंगा। उस पर चलें उसके पहले आप एडवांस में एक सीधा एग्जाम का क्वेश्चन के सवाल का जानकारी सीधा सीधा पकड़ लें। कि अभी अभी देखिए आप, हार्डवेयर अप्रोच हमें पाया कैसी है, ये टीचर सेंटर्ड, और सॉफ्टवेयर अप्रोच लर्नर सेंटर्ड है। तो ये फिर नई अप्रोच जो और विकसित हुई बाद में, सिस्टम अप्रोच, फिर ये क्या सेंटर्ड होगी? हम चाहते हैं कि शिक्षा लर्नर सेंटर्ड बने, वो तो बन गई पीछे वाली में ही, अब और क्या नया सेंटर बनाओगे? और इस नई अप्रोच को क्या नीड पड़ गई, क्यों नई अप्रोच की रिक्वायरमेंट पड़ गई, या ऐसी क्यों डेवलप हुई आगे जाके सिस्टम अप्रोच? तो देखो सिस्टम अप्रोच जो है ये होती है प्रॉब्लम सेंटर्ड। ये क्या होती है? प्रॉब्लम सेंटर्ड है। समस्या, प्रॉब्लम, उसका समाधान चाहिए, समस्या का समाधान, उसके लिए इस चीज की तरह की चीज के मामला आया। अब ये क्यों आया और कैसे आया, इस पे हम चलें उसके पहले हमारा जो तीसरा अप्रोच है जिसका नाम है सिस्टम अप्रोच, ये हेडिंग लिखा है। तो सिस्टम अप्रोच ET3 है ये तीनों तरह की ET1 ET2 3 का क्लासिफिकेशन किसने बताया? बार दोहराओ, पीछे बताया था। ET1 ET2 ET3 ये तीन तरह की क्लासिफिकेशन किसने करी हुई है? लुम्सडेन 1964 में। तो 1964 में लुम्सडेन ने तीन क्लास में किए हैं। अब हम इस अप्रोच पे आएंगे, उसके पहले हम थोड़ी दाएं बाएं चलेंगे, फिर अप्रोच पूछेंगे। इस अप्रोच में ये जो शब्द है सिस्टम, इस शब्द का अर्थ बताओ क्या होता है? सिस्टम किसे कहते हैं? मैं सिस्टम अप्रोच की कोई बात नहीं पूछ रहा हूं, तुम्हारे नोट्स में लिखा हुआ क्या है मुझे इसमें कोई रुचि नहीं है। अगर नोट्स में मगजमारी करने का फायदा ही नहीं है। मेरा इंटरेस्ट तो सिस्टम अप्रोच में है ही नहीं, मेरा इंटरेस्ट तो ओनली सिस्टम नाम के शब्द में है, और सिस्टम कोई नया शब्द नहीं है। सिस्टम अप्रोच भले ही नहीं हो सकती होगी हमारे 60s के बाद में, पर सिस्टम वर्ड तो काफी पुराना शब्द है। तो सिस्टम किसे कहते हैं? हिंदी में इसको आप तंत्र या प्रणाली अनुवाद करते हैं। इसका अनुवाद तंत्र या प्रणाली है। अभी हमारे ईटी के चैप्टर में इसका अनुवाद प्रणाली लिया गया है। सिस्टम अप्रोच को हिंदी में पढ़ाया जाता है प्रणाली उपागम के नाम से, परंतु मैं इस टॉपिक की बात नहीं कर रहा हूं। कहीं पर भी हम सिस्टम को कभी तंत्र हिंदी में बोल देते हैं या प्रणाली बोल देते हैं, तो या हिंदी में आप ये मान लो मैं तंत्र या प्रणाली का अर्थ पूछ रहा हूं या सिस्टम का अर्थ पूछ रहा हूं। जनरल मीनिंग, कॉमन मीनिंग, नॉट टॉपिक स्पेसिफिक की कोई बात नहीं हो रही है। किसे कहते हैं सिस्टम? सेट ऑफ ऑर्डर्स। ऑर्डर से क्या मतलब है? एक ऑर्डर, ऑर्डर ऑर्डर कार्य करने नियमबद्ध तरीका। जैसे ऐसे दही बड़े को पहले डालो प्लेट में, फिर उस पे ऊपर ऐसे ऐसे नमक डाल लिया, मिर्च डाल ली, फिर ऐसे चम्मच लगा ली, फिर ऐसे खाया, फिर इसके बाद में और भी प्रक्रिया चलेगी आगे। झालर, ये है नियमित तरीका। तो चले, आपने कभी सुना होगा जैसे ये कंप्यूटर वगैरह हैं, तो जो कंप्यूटर के इस दुनिया में जो लोग काम करते हैं, चाहे वो दुकानदार हों, चाहे वो इसमें, चाहे वो इसके जो इंजीनियर वगैरह हैं, एक्सपर्टीज जो भी लोगों की है, वो कभी से कंप्यूटर कंप्यूटर बोलते ही नहीं है।
वो कहते हैं सिस्टम खराब हो गया, सिस्टम नया बना दो, सिस्टम को ठीक कर दो, सिस्टम ये सिस्टम वो। तो वो कंप्यूटर बोलने में शर्म क्यों आती है? सिस्टम क्यों बोलते हैं वो? क्या कह रहे हैं? जैसे इसमें मदरबोर्ड भी है और कीबोर्ड भी है तुम्हारा और सीपीयू भी है, ये तरह की तरह चीज, ये भी सब 25-50 चीजें हैं। ये सभी ऐसे अलग अलग हैं, इनको ऐसे आप मिलाया और जोड़ तोड़ के आपने एक सिस्टम बना दिया। हाँ, इन्होंने कोई काम की बात करी? ये तो ऐसे ही दही बड़े वाली बात करने के अलावा कोई बात ही नहीं इनके पास। हाँ जी। बायोलॉजी पढ़े? बायोलॉजी में सिस्टम नाम सुना है कभी? बायोलॉजी में सिस्टम वर्ड कहाँ आता है? मानव का तंत्रिका तंत्र, तो तंत्रिका तंत्र आ गया, तो तंत्र नाम आ गया। उस अंग्रेजी क्या है? नर्वस सिस्टम। तंत्रिका तंत्र का अंग्रेजी नाम क्या है? नर्वस। तो अंग्रेजी में बोलेंगे नर्वस सिस्टम बोलेंगे, हिंदी तंत्र तंत्र बोल दिया। मैं ये कहा था कि कभी इसकी हिंदी तंत्र सुनोगे, कई प्रणाली सुन लोगे। तो साहिब जब बायोलॉजी पढ़ते तो वहां पे आप इसको तंत्र बोलते रहते हैं। ऐसे कितने तरह के, दो चार नाम बताओ ऐसे सिस्टम के नाम बायोलॉजी में जो पढ़े जाते हैं। जैसे एक तो आ गया नाम नर्वस सिस्टम आ गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम आ गया। 9 तरह के नाम पढ़े जाते थे। और भाई मतलब जो मुझे याद आ रहे स्कूल पढ़े हुए, स्कूलों में मुझे याद आ कि 9 तरह के नाम पढ़े थे। तो आप 9 के नाम बताओ। नर्वस सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, आप तो साइंस का ज्ञान ही चेक कर लेते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। एक उन्होंने कहा था पीछे रिप्रोडक्टरी सिस्टम। हाँ जी, और बताओ। जो हिंदी से पढ़ो हिंदी वाले बोल दो, हिंदी में ऐसे ऐसे नाम इनके हैं। तंत्रिका तंत्र, श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र, प्रजनन तंत्र, एंडोक्राइन सिस्टम। ऐसा भी कुछ होता है क्या? सर्कुलेटरी सिस्टम, हाँ ये तो होता है। इसे कहते हैं वो परिसंचरण तंत्र, रक्त वगैरह कैसे बहता है बॉडी में, इसके बारे में चलता है चर्चा। और बताओ। मैं 9 तरह के नाम तो मेरे को ऐसे मुझे याद आ रहे हैं, पढ़ते थे स्कूल में। मस्कुलर सिस्टम, ऐसा तो नहीं याद आ रहा कुछ। मस्कुलर सिस्टम जैसा तो कुछ याद नहीं आ रहा। मांसपेशियां ही होती थी, सिस्टम तो कुछ नहीं पढ़ा कभी। मांसपेशी तंत्र, ऐसे कुछ हिंदी याद ही नहीं आ रहा। कोशिका तंत्र, इकोसिस्टम, अरे अभी शरीर में घुसे पड़े हैं। ये ह्यूमन बॉडी पढ़ रहे हैं, ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी में कहा इकोसिस्टम आ गया? नहीं, इकोसिस्टम चीज होती है, पर फिलहाल तो मैं ह्यूमन बॉडी के सिस्टम की बात कर रहा हूं। ह्यूमन बॉडी या कोई भी एनिमल मान लो, जो भी ऐसे एनिमल्स हैं, गाय भैंस भी सब चीजें हो सकती। मस्कुलर सिस्टम किसने पहले बोला था? मेरे को डाउटफुल लग रहा था ये, मैं थोड़ा डाउटफुल लगा इसलिए मैंने वो लिखा नहीं। अच्छा, मोबाइल में है ढूंढे है तब। चलो है तो फिर लिख लेते हैं, अगर आप बता रहे हैं तो। मस्कुलर सिस्टम, एक है जी, एंडोक्राइन सिस्टम है, आया हुआ है। लो सर, ये लिख देते हैं एंडोक्राइन सिस्टम, अंतःस्रावी ग्रंथियों का सिस्टम। कार्डियो सिस्टम, फिर गंदगी आने लगी है। जब कार्डियो, फिर यहाँ पे क्या पढ़ोगे सर्कुलेटरी में? सर्कुलेटरी में आएगा कार्डियो तो। हाँ, ये किसने लिखा है? ये सही लिखा है,
एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है एक, एक्सक्रीटरी सिस्टम। उत्सर्जन तंत्र, तो किडनी विडनी और ये सब स्किन वगैरह की बातें हैं, पसीना निकलने वाली चीजें हैं। फिर भी नो नहीं हुए, एक और रह गया। एक्सक्रीटरी, स्केटर, स्केल्टन। ये भाई आवा ऐसे पहले आवा आवा है क्या हो रहा है ना। आवा ठीक है, नो प्रॉब्लम। अब मेरा कोई खास रुचि नहीं था ये सब साइंस पढ़ाने में, मैं तो ऐसे ही बातें कर रहा हूं। अब ऐसे जो सिस्टम्स हैं कुछ भी होंगे, ये ऐसे अनेक तरह के सिस्टम मिलके और आपकी क्या बनाते हैं, बॉडी बनाते हैं। अब एक बात समझना, मैं सिस्टम की बात करूंगा, थोड़े समय बात करूंगा, पहले एक इसी बात की चर्चा करता हूं। मैं जब ये बॉडी की बात किया हूं, थोड़ा यहां से पूरी बात समझ में आ जाए। सबसे छोटा हमारे बॉडी का जो मिनिमम से मिनिमम चीज होता है, यूनिट का नाम वो क्या होता है, सेल होता है। और सेल्स के कंपोजिशन से, कलेक्शन से क्या बनता है, बोलो, टिश्यू बनता है। और टिश्यूज के मेल से क्या बनता है, ऑर्गन बनता है। ऑर्गन के मेल से क्या बनते हैं, सिस्टम बनते हैं। और सिस्टम्स के मेल से क्या बनी हुई है, बॉडी बनी हुई है। सेल्स है, सेल से क्या बने, टिश्यू, टिश्यू से क्या बने, ऑर्गन। अब यहां से बात समझिए, एक सिस्टम जब आप पढ़ोगे, फॉर एग्जाम्पल जैसे सपोज करते हैं आप डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ना चाहते हैं, तो इस सिस्टम में क्या पढ़ाते हैं, इस सिस्टम में उन ऑर्गन्स के बारे में पढ़ाया जाता है जिनका डाइजेस्टिव हमारी एक्टिविटी से संबंध होता है। अगर आप ये सिस्टम पढ़ने चाह रहे हैं तो इसमें कहीं पर भी आपको नाक के बारे में पढ़ने को नहीं मिलेगा, इसमें न कान के बारे में पढ़ने को नहीं मिलेगा, इसमें आपको पढ़ने को मिलेगा दांतों के बारे में। क्योंकि दांतों का प्रथम कार्य पाचन का दांतों से चालू होता है। दांत से आप जो काटते हो, वहीं से पचाने का, पहले उसको बड़ी जो छोटे छोटे टुकड़े बांटा आपने, दांतों के बारे में पढ़ाया जाएगा। अब दांत कितने होते हैं, दांत कैसे कैसे, ये इनके नाम क्या क्या होते हैं, इंसाइजर कौन से हैं, मोलर कौन से हैं, प्रीमोलर कौन से हैं, इनका क्या क्या नंबर होता है, ये सारी चीजें हैं वो इसके एक बिंदु में आएंगी। इसमें टीथ के बारे में चर्चा होगी, इसके बाद में टंग के बारे में होगी, टंग से सलाइवा निकलती है, सलाइवा में क्या क्या एंजाइम होते हैं, ये सब बातें होंगी, क्योंकि इनसे पाचन का काम होता है सलाइवा वाली चीजों से। इसके बाद नीचे चलेंगे तो इसमें फिर हमारे फूड पाइप आएगी, फिर फूड पाइप नीचे जाके तुम्हारे स्टोमक में जाएगी, आमाशय जिसे कहते हैं, वो वाला चर्चा आएगी। और इसके बाद में वहां जो यकृत वगैरह या इनसे जो जो एंजाइम निकलते हैं, जिन सब का योगदान पाचन क्रियाओं में होता है, वो सारी इसमें छोटी आंत और बड़ी आंत, वहां तक पूरी बातें पढ़ाई जाएंगी। पर इसमें कोई बात किडनी की नहीं आएगी, किडनी का कोई संबंध पाचन से नहीं है। इसमें हार्ट की बातें नहीं आएगी, इसमें फेफड़े की बात नहीं आएगी, इसमें कान नाक की बात नहीं आएगी, दिमाग की बात नहीं आएगी, हाथ कान पैर की बात नहीं आएगी। यानी वो ऑर्गन्स जो कि डाइजेस्टिव एक्टिविटी जुड़े हुए हैं, वो सारे इस सिस्टम में दर्ज कर दिए गए हैं। ऐसे ही फिर अलग अलग सिस्टम जिनका संबंध श्वसन क्रिया से है, वो ऑर्गन्स इस सिस्टम के संदर्भ में चर्चा में लेते हैं। बायोलॉजी कैसे पढ़ाई जाती है, कैसे पढ़ी जाती है, ऐसे पढ़ी जाती है। हर सिस्टम जो होता है उस सिस्टम में क्या होते हैं, ऑर्गन्स की चर्चा होती है। और इन ऑर्गन्स जो होते हैं, इनकी दो तरह की पढ़ाई जाती है, पढ़ी जाती है। एक पढ़ाए जाते हैं उसकी स्ट्रक्चर और एक पढ़ाई जाती है उसकी फंक्शन। स्ट्रक्चर और फंक्शन, जैसे अगर आप मान लीजिए हम जैसे दांत की बात कर रहे थे, तो दांत आपका जो भी है, अलग अलग दांत है, किसी दांत की अलग तरह की स्ट्रक्चर है उसके है, तो उसे दांत की ऐसे आकृति चित्र बनाते रहते हो। तो जो आप कई बार सुनते हैं, बहुत चित्र बनाने पड़ते हैं बायोलॉजी में, वो चित्र बनाने किसी से पढ़ते हैं, चित्र बनाने पड़ते हैं उनकी स्ट्रक्चर्स के।
किडनी की कैसी स्ट्रक्चर है, हार्ट की कैसी स्ट्रक्चर है, कैसी इंटेस्टाइन की कैसी स्ट्रक्चर है, वो स्ट्रक्चर आपको सबसे पहले सिखाई जाती है और बाद में वो जो ऑर्गन है उसका फंक्शन क्या है ये सिखाया जाता है। यही बस इतना यही सीखना बायोलॉजी, कुछ नहीं है। और यही चीजें जो हैं हम सीखते हैं लैंग्वेज में, इसी तरह का ज्ञान लैंग्वेज में है। हमारे पास इसी तरह की चीजें चलती हैं। ये है आपका होल टू पार्ट, ऊपर होल है नीचे पार्ट्स हैं। ऐसी कहानी लैंग्वेज में होती है। यहां लैंग्वेज है, यानी लैंग्वेज में हमारे पास सबसे नीचे होते हैं फनीम, फनीम से ऊपर होते हैं मॉर्फीम, उससे ऊपर होते हैं वर्ड, वर्ड से ऊपर होते हैं फ्रेज, उससे होते हैं क्लोज, वो सेंटेंस, वो डिस्कोर्स, देन लैंग्वेज। अब आप जैसे सिस्टम और ऑर्गन को मैंने अभी इन दो की चर्चा करी, ऐसे हम बात करते हैं हमारे पास आती है बातें किसके बारे में, क्लोज की, और क्लोज के नीचे क्या है, फ्रेज हैं, उसके नीचे क्या है, वर्ड्स हैं। हम यहां जब ग्रामर की बातें करते हैं इन तीन के बीच में ऐसे संबंध देखते हैं जो यहां पे हैं। कोई सिस्टम है वो किन्हीं किन्हीं ऑर्गन्स के मेल से बना है और उन ऑर्गन्स की अपनी क्या है, एक स्ट्रक्चर है और उनका अपना एक क्या है, फंक्शन है। ऐसे ही क्लोज है वो फ्रेज के मेल से बना है और हर फ्रेज की अपनी क्या है, एक स्ट्रक्चर है और उसका एक फंक्शन है, उसका एलिमेंटल फंक्शन है। ऐसे ही वर्ड है, वर्ड की अपनी ये क्या है, स्ट्रक्चर है, उसमें मॉर्फी मिलेंगे फ्री बाउंड वाले, उसकी अपने एक फंक्शन है। फंक्शन को आप कहते हैं पार्ट ऑफ स्पीच के नाम से, ये नाउन का फंक्शन करेगा, एडवर्ब का फंक्शन करेगा, वर्ब का फंक्शन करेगा। अब हमारे यहाँ फंक्शन है वो शिफ्ट होने की भी क्षमता होती है। वर्ड, एक वर्ड कई बार चलता चलता अपना फंक्शन चेंज कर लेता है। बॉडी में जो अंगों के फंक्शन है वो लगभग लगभग स्थायी रहते हैं। दांत जीवन भर अपना वही काम करेंगे, कान अपना वही काम करेंगे, ये अपने फंक्शन चलते चलते चेंज नहीं करते हैं। और बस भाषा में क्या होते हैं, हमने जो फास्ट को कभी एडजेक्टिव के रूप में भी देखा है, कभी एडवर्ब में देखा है, तो भाषा में एक वर्ड अपने फंक्शन मल्टीपल पा लेता है और यहां पे ऐसे मल्टीपल फंक्शन कुछ नहीं होने हैं। इनके फंक्शन जो हैं वो बस फिक्स्ड हैं, जो कहें वही काम करेंगे, उम्र भर वही काम करने हैं। ये एक डिफरेंस पाया जाता है। हालांकि हमारे टॉपिक सिस्टम अप्रोच का कोई अभी कोई बात नहीं है, वो तो सिस्टम वर्ड की मैं चर्चा कर रहा था, उस संदर्भ में सिस्टम नाम की हम या पी के है, ये प्रायर नॉलेज में आप सिस्टम वर्ड यहां सुने होते हो। थोड़ा सा मैं विस्तार में बात बता दिया हूं क्योंकि इसकी मुझे तुलना यहां से ऐसे दिमाग में आ गई, बताने के लिए बता दी। तो एक तो हम सिस्टम नाम यहां जैसे सुनते हैं, बॉडी में ऐसे कई तरह के पाए जाते हैं सिस्टम, जैसे आपने कुछ नाम बता दिए। एक मैंने कहा था कंप्यूटर वाले को भी, जो कंप्यूटर के दुनिया के लोग बाग हैं वो सिस्टम ही कहते हैं। इसके अलावा फिर इन्होंने एक वर्ड बोला था इकोसिस्टम, हम सुनते हैं वर्ड इकोसिस्टम, हिंदी में क्या कहते हैं, हाँ, पारिस्थितिकी तंत्र। इकोसिस्टम की हिंदी क्या है, पारिस्थितिकी तंत्र का नाम सुनते हैं हम लोग। एक हम नाम सुनते हैं जैसे देश का पॉलिटिकल सिस्टम, कई बार यही कहते हैं सब पूरा सिस्टम ही खराब हो गया है, ऐसे हम बोलते रहते। एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, तो हम बहुत जगह ये वर्ड यूज कर रहे होते हैं सिस्टम। तो आप समझना कि सिस्टम क्या है। सिस्टम इज ए सेट ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स, अलग अलग कंपोनेंट्स का एक सेट होता है। SET, सेट, सेट का मीनिंग समुच्चय है, समुच्चय है, समुच्चय माने समूह समझ लीजिए, ठीक है। डिफरेंट कंपोनेंट्स का एक क्या है, सेट होता है, जिसमें कि सारे कंपोनेंट्स एक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए काम करते हैं। ये अगली बड़े महत्वपूर्ण बात है, इसके बिना फिर बात अधूरी होती है। व्हाट इज सिस्टम? A system is a set of components, different components, multiple components. The system is a set of different components which function together. वही function जो काम करेंगे। हर कंपोनेंट की अपनी अपनी क्या हो सकती है, अलग अलग हो सकती है स्ट्रक्चर, तो
दांत की अलग स्ट्रक्चर है, जीभ की अलग स्ट्रक्चर है, स्टमक की अलग है, लीवर की अलग है, अलग जो इंटेस्टाइन की अलग मिलेगी। हर कंपोनेंट की अपनी अलग अलग हो सकती है स्ट्रक्चर, परंतु सभी वे सभी एक ही कॉमन ऑब्जेक्टिव या गोल की प्राप्ति के लिए काम करेंगे। जैसे इनमें ये जो नाम रखे गए हैं, ये नाम इनका फंक्शन से रखे गए हैं। ये आंख, ये आमाशय और ये आहार नाल, छोटी आंत, बड़ी नाथ, जो भी है, ये सब के सब प्राप्त भोजन को पचाने के लिए काम करते हैं। अतः ये सब डाइजेस्टिव सिस्टम में गिने जाते हैं। नाक से श्वसन का काम होता है, तो नाक, फिर आपकी यहां पे जो श्वसन नली है, फेफड़े हैं, ये सारे श्वसन तंत्र में चर्चा में आते हैं। अलग अलग अंग अलग अलग स्ट्रक्चर के भले ही होंगे, पर इनका काम सबका एक ही है। ये बात समझ में आई? इस कंप्यूटर में भिन्न भिन्न तरह की चीजें हैं जिनको हमें नाम दे रखे हैं। ये कीबोर्ड है, ये माउस है, ये प्रिंटर है, ये जो भी मदरबोर्ड है, जो भी नाम होते होंगे ऐसे 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 सब मिले माने एक सेट में आ गए, और ये सेट में आके डाइवर्स डिफरेंट तरह के कंपोनेंट्स क्या कर रहे हैं, एक ही उद्देश्य के लिए काम कर रहे हैं। जो ये कंप्यूटर के माध्यम से जो भी एक्टिविटी आप करोगे, जो भी इनपुट दोगे, प्रोसेसिंग करोगे, आउटपुट लोगे, ये मुख्य मुख्य काम जैसे भी करते हो कंप्यूटर से, जो भी हम इंफॉर्मेशन को क्रिएट करते हैं और ट्रांसमिट करते हैं और स्टोरेज करते हैं और रिट्रीव करते हैं, वो सारी की सारी चीजें कहीं ना कहीं अपना योगदान देगी है। अब हर चीज सारे काम नहीं करेगी, हर एक काम बांटती है, काम अलग अलग करेगा और सारे मिलके उद्देश्य एक है। उद्देश्य काम अलग अलग भले कर रहे हैं, पर हर काम उस उद्देश्य के लिए काम करेगा। अब यूं तो कीबोर्ड है वो इनपुट डिवाइस है, प्रिंटर है आपका स्क्रीन है वो मॉनिटर, वो आउटपुट डिवाइस है, इसमें कोई प्रोसेसिंग डिवाइस भी हैं, सब अपने अपने काम करेंगी, पर फिर भी क्या करेंगी, वो उद्देश्य एक है। वो कंप्यूटर का जो काम है, कंप्यूटेशन का जो काम है, वो करेंगी। वो इंफॉर्मेशन डाटा को वो प्रोसेसिंग करके स्टोरेज वाले का काम करेंगी वो सारा। या हम जैसे दूसरा उदाहरण मान लें, जैसे पुलिस सिस्टम मान लें, पुलिस सिस्टम, पुलिस का महकमा जो है उसकी मैं बोल रहा हूं। तो हमारा जो पुलिस सिस्टम है, उस सिस्टम में एसपी भी है, ऊपर भी आप जाओ स्टेट से तो एसपी से ऊपर भी है, आईजी डीआईजी वो बैठे होते हैं दिल्ली, हमारे जयपुर में, राजधानी में। अपने पर छोटा सा जिले का ले लेते हैं, एसपी होता है, एडिशनल एसपी होता है, डीवाईएसपी होता है, हमारे पास सीआई होते हैं, एसआई होते हैं, एसएचओ होते हैं, एचओ होते हैं, हेड कांस्टेबल है, कांस्टेबल है। ये उसकी हायरार्की है। अब ये सारे मिला के एक जिले स्तर का हमारा क्या है, पुलिस का सिस्टम है। सबके अपने अलग अलग भले ही ड्यूटीज और काम हैं, पर सबके सब मिलके एक कॉमन ऑब्जेक्टिव है, जो कि पुलिस का काम है कि भाई जैसे वो पढ़ते हो भी, जनता में क्या बोल रहे ना लिखा होता है, विश्वास और अपराधी में भय हो रहा है, जो भी है, तो वो उनका जो उनकी जो मुख्य ड्यूटी है उसके लिए काम करेंगे वो सब। अब आ जाए एजुकेशनल सिस्टम का भी हम एक उदाहरण ले लेते हैं। एजुकेशनल सिस्टम, और आपने पढ़ा होगा, आपके मैनेजमेंट वाले पेपर में है, जिसमें कि राज्य का एजुकेशनल सिस्टम, शिक्षा मंत्री से स्टार्ट हो जाओ तो जो मिनिस्ट्रियल डिपार्टमेंट वहां का है, उस मिनिस्ट्री से एजुकेशन मिनिस्ट्री ले लो, और देश में चले जाओ तो आपके पास जो हमारी एचआरडी है वहां से चले जाओ। केंद्र स्तर पे एचआरडी है और राज्य स्तर पे एजुकेशन है मिनिस्ट्री होता है। और उसके बाद में फिर आप उसको नीचे आपने के वो बीकानेर में से राजस्थान में क्या बनाया हुआ है, निदेशालय बना दिया है। उसके नीचे फिर ऐसे जिला स्तर पे वो डीओ वगैरह क्या होते हैं, बीओ होते हैं, पीओ, जो भी नाम आप जैसे जहां सुने हो। और फिर आप एक स्कूल में पहुंचोगे, वहां तुम्हारे पास एक हेडमास्टर या क्या होगा, प्रिंसिपल होगा। फिर उसके नीचे तुम्हारे पास वो टीचर्स लोग रहेंगे। उसके अब ये सारा मिला के पूरा का पूरा ये राज्य का एक सिस्टम, और फिर देश का बस समझ लो आप। अब इसको आप छोटे में ले ले तो कि स्कूल का जो है, स्कूल का जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम टीचिंग के सिनेरियो से, उसमें अपना यूडीसी एलडीसी प्योर बाहर कर देते हैं एक बार के लिए। हम ओनली टीचिंग रिगार्डिंग जो हमारा सिस्टम की बात करें तो उसमें प्रिंसिपल है, उसके नीचे टीचर्स हैं, यही दो है। टीचर में आप जैसे मान सकते हो वो ग्रेड 1 2 3 बना रखे हैं। ये सारे के सारे मिलके और एक उद्देश्य है, लर्नर जो है, बच्चा जो है, वो क्या करे, उसकी ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, शिक्षा का
ये तो अलग अलग चैप्टर के अलग अलग कार्य के अलग अलग उद्देश्य होते होंगे, पर ओवरऑल एक बड़ा उद्देश्य क्या है? ऑल अराउंड डेवलपमेंट ऑफ द लर्नर्स। अब उसके लिए सारा सिस्टम लगा हुआ है। उसके लिए आपका जो एचआरडी मिनिस्ट्री का मामला है, स्टेट मिनिस्ट्री का कहानी है, निदेशालय है, जिले अधिकारी है, नीचे वाले सारे के सारे लगे, स्कूल का नीचे से नीचे, क्लास में मौजूद टीचर सबसे नीचे है, वहां से लेके ऊपर तक। स्मृति ईरानी अभी कौन है वो पोखरियावाल का कौन है ना, केंद्र स्तर पे कौन है एचआरडी मिनिस्ट्री से का काम देखने वाले? रमेश पोखरियावाल। हम अगर आज वर्तमान की बात करें तो वहां से लेके और हर व्यक्ति जो क्लास में टीचर है, ऑल पीपल, इसके बीच में जितनी बड़ी चेन है, ये सारे के सारे उस एजुकेशनल सिस्टम के हिस्से हैं, और दे ऑल हैव ए सिंगल ऑब्जेक्टिव, ऑल अराउंड डेवलपमेंट ऑफ द लर्नर। ऐसे सिस्टम चलता है। अब जो सिस्टम होता है, उस सिस्टम के अंतर्गत मैंने क्या बताया? डिफरेंट कंपोनेंट, अलग अलग कंपोनेंट हैं। ये सारे कंपोनेंट एक सेट में आ गए, एक समुच्चय के हिस्से में हो गए, एकत्र हो गए ये, और ये एक कॉमन ऑब्जेक्टिव के लिए काम करते हैं। तो वो कंप्यूटर का सिस्टम समझ में आया? हाँ जी। अगली बात, अब जो सिस्टम होता है, उस सिस्टम के 4 हिस्से होते हैं। या सिस्टम में 4 हिस्से पे जाऊं उसके पहले दूसरी और बात समझिए। एक सिस्टम के अंतर्गत कई बार सब सिस्टम भी हो सकते हैं। अभी तो मैंने कहा सिस्टम में कंपोनेंट हैं केवल, पर कई बार सिस्टम में कंपोनेंट होने के पहले एक सिस्टम के नीचे सब सिस्टम हो सकते हैं, और सब सिस्टम के फिर वो उसके अपने कंपोनेंट हो सकते हैं। जैसे देश का हम एक बार सिस्टम समझ लें, तो पूरे देश में हमारे कितने स्टेट्स हैं? राज्य कितने देश में हैं? 26, 28, 28, 32 हैं, 29 हैं। अब क्या करें, इनको नहीं पता है तो ये बावली झालर हैं, 28 कर रहे हैं। अब आप तो थोड़ा सिखाया करो इनको, आप दही बड़े खिलाओ तब अक्ल आएगी। तुम तो खाती रहती हो, तो ज्ञानवान हो, ये खाते नहीं है, क्या करें इनका। तो 28 राज्य हैं, और कितने आपके यूटीज हैं? यूनियन टेरिटरीज, केंद्र शासित प्रदेश 8 हैं। तो 27 राज्य, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, 28 + 8, ये मिला के हमारा क्या है? ये मिला के हमारा क्या है? यूनियन ऑफ इंडिया, भारत संघ। तो जो यूनियन ऑफ इंडिया है, ये अपने आप में एक सिस्टम है, जिसमें कि 28 + 8 का ये कंपोजिशन है। परंतु हर स्टेट अपने आप में क्या है? और कंपोनेंट से बना हुआ है। तो अपने आप में देखा जाए तो भारत के सापेक्ष तो राजस्थान एक, भारत सिस्टम है तो राजस्थान सब सिस्टम है, परंतु राजस्थान सब सिस्टम के अंतर्गत भी आप क्या पाओगे? जो हर जिले की चीजें हैं वो उस सब सिस्टम के सब सिस्टम है, सब और सब सिस्टम में, और सब सिस्टम के नीचे आपको और सब सिस्टम मिल जाएंगे। इस प्रकार से आप लंबी चेन मिल सकती है। ठीक है, तो क्या बात समझाई गई कि एक सिस्टम के अंतर्गत सीधे कंपोनेंट आए, ऐसा जरूरी नहीं है। एक सिस्टम के नीचे सब सिस्टम हो सकते हैं, सब सिस्टम के तले और सब सिस्टम भी हो सकते हैं। उनको फिर हम इतना फिर बार बार सब सिस्टम और सब सिस्टम नहीं करके सीधा सब सिस्टम में बोल देते हैं कि भाई आप समझ लो उसके नीचे वो, उसके नीचे उसके नीचे, और हर एक के अंतर्गत अपने अपने क्या होंगे? कंपोनेंट होंगे। फिर भी वो सारे मिला के इस बड़े सिस्टम में आएंगे, क्योंकि सबके सबका फंक्शन एट लास्ट एक कॉमन होगा, एक कॉमन ऑब्जेक्टिव होगा। ठीक है, तो ये हमने क्या बात समझी? सिस्टम अप्रोच में क्या समझा? केवल
सिस्टम का अर्थ समझा भी, अप्रोच नहीं समझी। तो इंट्रोडक्शन में लिखा है सबसे पहले तो द कॉन्सेप्ट ऑफ सिस्टम अप्रोच इज रिलेटिवली, अभी तो पहले पूरी अप्रोच के बारे में लिखा है थोड़ा सा, तो पहले भूमिका में कि द कॉन्सेप्ट ऑफ सिस्टम अप्रोच इज रिलेटिवली ए न्यू अप्रोच, थोड़ी नई अप्रोच है उन दोनों की तुलना में, emerged in the field of education for meaning its managing its affairs। अब ये जो मैनेजिंग इट्स अफेयर्स लिखा है ये बड़ा काम का वर्ड है, एक बार हम इसके ऊपर केंद्रित नहीं हुए हैं बस। हिस्टोरिकली द कॉन्सेप्ट ओरिजिनेटेड ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर द सेकंड। सिस्टम अप्रोच जो है वो ईटी 3 जो है सिस्टम अप्रोच है वो वर्ल्ड वॉर सेकंड के आसपास ओरिजिनेट, इसका विचार उत्पन्न हुआ। As a result of the research and development in the context of the complex man machine system के संदर्भ में हुआ। अभी इस पे कुछ खास बातें समझ में नहीं आई है क्योंकि अभी मैं अप्रोच के ऊपर बल नहीं दिया हूं। अब हम उस अप्रोच पे चलें उसके पहले ये वाली भी मैं बात किया हूं। पहले हम क्या समझते हैं, मीनिंग ऑफ द टर्म सिस्टम। पहले हम सिस्टम नाम का जो हमारा शब्द है इसका अर्थ ले लेते हैं, फिर हम अप्रोच पे चलेंगे बाद में। ये मैं सारा समझा दिया हूं अभी। द टर्म सिस्टम सिग्निफाइज ए कॉनोटेशन ऑफ द होलनेस। एक तो सिस्टम में क्या होता है, होलनेस। मैं पहले कहा होल टू पार्ट सारा खेल है, बॉडी का नीचे होल, पूरी बॉडी होल, नीचे पूरा देश एक होल है, उसमें इतने सारे राज्य, हर राज्य अपने आप में होल है। सिस्टम मानी होल है, हर सिस्टम होल है, उसका सब सिस्टम फिर एक होल बन जाता है। जैसे कि देश पूरा होल है तो उसमें आपके राज्य हैं वो सबके सब क्या हैं, उसके पार्ट गिने जाएंगे, पर हर राज्य को अपने आप में एक सब सिस्टम देखते ही वो अपने आप में होल बन जाएगा, उसके नीचे भी उसके अपने जिले जो भी है वो पार्ट हो जाएंगे। तो जो कहिए सिस्टम में अपने आप में क्या है, होलनेस का कॉन्सेप्ट है, पूर्णता का, समग्रता का विचार होता है। इसमें इंटररिलेशनशिप पाया जाता है पार्ट्स या एलिमेंट्स के बीच में। जो भी इसके पार्ट्स, एलिमेंट्स, कंपोनेंट्स मैंने बोले सबके सब आपस में क्या है, इंटर रिलेटेड है, एक दूसरे के लिए मिलकर काम करेंगे। और तीसरा इसके अंदर एक क्या गुण पाया जाता है, सेल्फ रेगुलेशन वाला गुण पाया जाता है। पूरा सिस्टम अपने आप में सेल्फ रेगुलेट होता है, आत्मनियमित या स्वनियमित होता है। क्या मतलब इस बात का, बोलो। ह्यूमन बीइंग के सिस्टम को लेकर समझोगे, मशीन से कम समझ में आएगा। उदाहरण, ऐसा सिस्टम सोचो जिसमें इंसान लगे हुए हो, जैसे जैसे कंपोनेंट में इंसान होंगे तो उदाहरण जल्दी समझ में आएगा। चलो मैं बता देता हूं। जैसे हम कोचिंग को ले लेते हैं, अपना कोचिंग एक छोटा सिस्टम ले लेते हैं। इस सिस्टम में जो टीचिंग फैकल्टी है और जो नॉन टीचिंग स्टाफ, ये सारा मिला के क्या है, ह्यूमन बीइंग को यहां समझना है आपको। तो ये जो नॉन टीचिंग फैकल्टी और नॉन टीचिंग स्टाफ और टीचिंग स्टाफ, ये सब मिला के क्या है, एक कोचिंग का सिस्टम हो गया। एक का क्या बोले, मेंबर्स हो गए, एलिमेंट्स हो गए। कितने एलिमेंट, सारे एलिमेंट आपस में क्या होंगे, इंटर रिलेटेड। मेरे काम में नॉन टीचिंग स्टाफ का कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूशन है, उनके काम में कहीं ना कहीं मेरा कंट्रीब्यूशन है, ठीक है। अब सबके सब मिला के एक होल सिस्टम हो गए। दो बात समझ में आई, अब इसको समझने हैं। जब इस सिस्टम में जो भी एंटर किया, एक नया टीचर मान लो इस सिस्टम में एंटर करवाना है, एक नए टीचर को हमने मान लिया अपॉइंट किया, तो उसको पहले क्या बताया जाएगा, भाई आपकी ये ड्यूटीज हैं। एक नॉन टीचिंग स्टाफ को हमने मान लीजिए रिक्रूट किया, भाई आपका ये काम है, ओके। अब क्या प्रतिदिन हर समय मुझे कहना है कि भाई साहब तेरे को ये काम करना है? जैसे सब मैं क्लास खत्म किया चला गया, मेरे बाद में ज्योग्राफी वाले सर आए और पढ़ा रहे हैं, तो क्या उनको मैंने कहा कि भाई आज सर आप ये टॉपिक पढ़ाओ, बोलो, वो अपने आप अपने टाइम पे आएंगे, अपना टॉपिक पढ़ाएंगे, चले जाएंगे, अगला टीचर अपने टाइम पे आएगा, पढ़ा के चला जाएगा। क्या कहानी है, सेल्फ रेगुलेशन। बात समझ में आई?
जहां जहां सेल्फ रेगुलेशन डिस्टर्ब होता है वहां वहां सिस्टम की फंक्शनिंग हैम्पर हो जाती है। एक नॉन टीचिंग स्टाफ या टीचिंग स्टाफ मान लीजिए साहब सेल्फ रेगुलेट नहीं हुआ, उसको अपने टाइम पे आना था, वो नहीं आया, इंफॉर्मेशन भी नहीं दी, तो उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं हो पाई। उस समय सिस्टम की फंक्शनिंग क्या हो गई, हैम्पर्ड हो गई। बात समझ रहे हैं? तो यहां पे जो भी, क्योंकि सबके सब क्या है, एक ऑब्जेक्टिव के लिए काम कर रहे हैं, उस ऑब्जेक्टिव में हर एक की अपनी अपनी क्या है, फंक्शनल ड्यूटीज हैं। वो जो फंक्शनल ड्यूटीज हैं वो आपने इनिशियल स्टेज से बता देनी है, इसके बाद में बार बार नहीं बताया जाता है। अगर हमने फंक्शनल ड्यूटी चेंज करनी है देन यू हैव टू इन्फॉर्म, अदरवाइज नो इन्फॉर्म, कोई इसकी चर्चा नहीं होनी है, अपने आप काम होता चला जाना। सेल्फ रेगुलेशन। अब इसको आप चाहे किसी नॉन लिविंग सिस्टम में समझ लो, कंप्यूटर में समझ लो। कंप्यूटर में कीबोर्ड का अपना काम है, जब भी कीबोर्ड बटन दबाओगे वो पी से पी छपेगा, वो पी से पी छप के आना है, वो अपना काम करेगा बस। वो पी क्यू नहीं छापेगा और क्यू पी नहीं छापेगा, उसको उतना ही काम समझ में आएगा, उतना ही काम करेगा वो। बात समझ भाई? इसलिए जो भी सिस्टम में चीजें, सिस्टम की ये विशेषताएं हैं, सिस्टम की ये जो तीन पढ़ रहे हो ये क्या है, सिस्टम में ये तीन मुख्य विचार हैं, ये इसकी बेसिक टेनेट्स हैं। ये होलनेस की टेनेट पाई जानी चाहिए, उसमें एलिमेंट्स के बीच में इंटररिलेशनशिप पाया जाना चाहिए, और वो पूरा सिस्टम क्या है, अपने फंक्शनिंग सिस्टम में, पूरे फंक्शनिंग प्रणाली में क्या होना चाहिए, सेल्फ रेगुलेटेड होना चाहिए। इसको लेके हमारे पास कुछ डेफिनेशंस हैं अलग अलग लोगों की। ये परिभाषा आपको याद नहीं रखनी है क्योंकि हमारे सिलेबस में सिस्टम नहीं है, सिस्टम अप्रोच है, तो ये ओनली आपको सिस्टम समझाने के लिए एक बार काम चलाया जा रहा है। आरएल एकॉफ ने लिखा हुआ है कि सिस्टम इज द सेट ऑफ इंटररिलेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट एलिमेंट्स, जिसमें जो भी एलिमेंट्स हैं उनका सेट है, और सारे एलिमेंट्स आपस में क्या है, इंटर रिलेटेड है, इंटर डिपेंडेंट है, मिलजुल के वो करेंगे, इसके लिए वो उसके काम करेगा। ए.के. जलालुद्दीन लिखते हैं 1981 में, ए सिस्टम में बी डिफाइंड एज ए डायनेमिक कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेटेड होल, समेकित सब मिले हुए, ये कंप्यूटर वाले सारे कीबोर्ड वीबोर्ड मिलके इंटीग्रेटेड क्या है, होल है, और ये कई तरह की चीजों से क्या हो गया, मामला कॉम्प्लेक्स हो जाता है। ऐसा डायनेमिक कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेटेड होल कंसिस्टिंग ऑफ ए सेल्फ रेगुलेटिंग पैटर्न, जो हमने पहले देखा रहा है, और ये इंटररिलेटेड होते हैं, सारे के सारी चीजें इसके अंतर्गत इंटरडिपेंडेंट होती हैं। ये सारी, ये वर्ड तो पहले भी आ गए, इंटररिलेटेड, और ये वाले तो इसमें भी बोले हैं। इन्होंने इसके अंतर्गत ये डायनेमिक और कॉम्प्लेक्स और ये होल और ये रेगुलेशन वाले जो हमने पहले देखे थे वो एंटर करवा दिए। हाँ जी, तो ये तो हो गया सिस्टम का परिचय। और अगली एक बात और पढ़ेंगे हम अभी, जो भी अभी सिस्टम की अगर जनरल बात समझ लियो। अब कोई भी सिस्टम हो, चाहिए कैसा भी दुनिया का सिस्टम हो, एजुकेशन सिस्टम हो, आपका फैमिली सिस्टम हो, पॉलिटिकल सिस्टम हो, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम हो, कंप्यूटर का सिस्टम हो, कोई भी सिस्टम, इको सिस्टम हो, बॉडी का कोई सिस्टम लो, नर्वस से लेके नहीं वाली कोई सिस्टम, हर सिस्टम में चार प्रकार के क्या पाए जाते हैं, एलिमेंट्स पाए जाते हैं। एक होता है इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट, तीन नाम तो आपको आते ही हैं। और चौथा होता है उसके चारों तरफ का एनवायरनमेंट, यानी इनपुट होगा, प्रोसेस चलेगी, आउटपुट होगा, और ये सारा का सारा ऐसे जो इसमें से चारों तरफ ऐसे घुमा दिया ना, ये हमारा क्या है, एनवायरनमेंट होगा इसके चारों तरफ। ऐसा डायग्राम पता नहीं बना नहीं बना, बना रखा है। इनपुट है, यहां से प्रोसेस होगी, आउटपुट यहां दिखा दिया रो बीच में, और ये सारा का सारा एनवायरनमेंट 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 ऐसे कवर्ड है पूरा, इससे चारों तरफ एनवायरनमेंट है। ऐसे चार बार इसलिए लिया पूरा कवर दिखाने के लिए। तो ये एक एलिमेंट है इनपुट, एक का नाम प्रोसेस, एक का नाम आउटपुट, और चौथे का नाम एनवायरनमेंट। ये अपने आप एक सवाल एग्जाम के लिए, ये सवाल होगा,
सिस्टम की परिभाषा पता नहीं आए या नहीं आए, पीछे अभी तक नहीं पूछी गई है, परंतु सिस्टम के अंतर्गत 4 तरह के हमारे पास बेसिक पैरामीटर्स पाए जाते हैं, उनके नाम पूछे गए हैं। ए सिस्टम डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ 4 बेसिक पैरामीटर्स, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, और सारा का सारा एक एनवायरनमेंट के अंतर्गत काम करता है। इनपुट क्या होता है? व्हाट इज पुट इनटू द सिस्टम, जो सिस्टम में एंटर करवाया जाता है। प्रोसेस, व्हाट गोज इन सिस्टम, सिस्टम में जो कुछ चलता है वो प्रोसेस है, और चलने से जो प्रोडक्ट मिला है वो प्रोडक्ट हमारा क्या हो जाता है? आउटपुट हो जाता है। और ये सारा का सारा तीनों प्रक्रियाएं जिससे कवर्ड रही हैं, जिससे प्रभावित रही हैं, जिस कंटेक्स्ट में रही हैं, वो पूरा एनवायरनमेंट हो जाता है। एनवायरनमेंट एक कंटेक्स्ट होता है जिसे पूरा कवर्ड लगा, वो कंटेक्स्ट जो उसमें कि ये सारी की सारी जो ये सारी कंडीशन, वो सारे फैक्टर, वो सारे कॉन्स्टेंट्स, चाहे वो फिजिकल हो चाहे वो सोशल हो, जो इस पूरे सिस्टम को ऑपरेट करने में कहीं ना कहीं प्रभावित करते हैं, वो सारे उसका एनवायरनमेंट हो जाता है। वो सारे फैक्टर, वो कारक जिनसे इनपुट प्रोसेस आउटपुट प्रभावित होती है, संबंधित रहती है, वो मेरा के एनवायरनमेंट है। ए सिस्टम कैन नॉट ऑपरेट बियॉन्ड द लिमिट्स एंड बाउंड्रीज ऑफ इट्स एनवायरनमेंट, कोई भी सिस्टम अपनी एनवायरमेंटल बाउंड्री से परे काम नहीं कर सकता, उसकी सीमा है, उस एनवायरनमेंट से बाहर जाके काम नहीं कर पाएगा। जैसे कि हमने कहा दिया नर्वस सिस्टम, तो नर्वस सिस्टम के जो चीजें हैं अब वो डाइजेशन वाला काम नहीं कर पाएंगी, डाइजेशन सिस्टम वाले काम नर्वस को में नहीं कर पाएंगी, वो रेस्पिरेटरी वाला काम नहीं कर पाएंगे। हर सिस्टम की अपनी क्या एक सीमा है, उसकी बाउंड्री है, और बाउंड्री को क्या बोला गया है? एनवायरनमेंट बोला गया है। वो इस बाउंड्री से बाहर उसकी हद नहीं है। देश भारत की एक बाउंड्री है, भारत वाला सिस्टम पाकिस्तान पर प्रभावित नहीं करेगा, वहां वाला यहां नहीं करेगा। इस सिस्टम की अपनी एक सीमा है, राजस्थान की अपनी एक सीमा है, सीकर की अपनी एक सीमा है, तुम्हारे ग्राम पंचायत की अपनी एक सीमा है। हर सिस्टम की अपनी एक बाउंड्री होती है, उसकी एक सिस्टम की लिमिट होती है, उसकी हद होती है। ठीक है, तो ये हमने आज इतनी बात कर ली। कल हम आगे सिस्टम अप्रोच जो है स्पेसिफिकली उसके बारे में बात करेंगे।